हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन एसटी विथ मनोज गुप्ता में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग घटना चक्र पूर्वालोकन सामान्य अध्ययन में भारतीय संविधान में आज हम लोग संसद में लोकसभा को पढ़ने वाले हैं, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आने वाले एग्जाम यूपी पीसीएस या बिहार पीसीएस कोई भी एग्जाम हो, उन सभी एग्जामों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करिएगा दोस्तों। तो चलिए हम लोग देखते हैं संसद लोकसभा से क्वेश्चन को। इसमें क्वेश्चन नंबर पहला दिया गया है कि लोकसभा के लिए निर्वाचन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो आपको इसमें बताना है कौन सा कथन सही नहीं है लोकसभा के बारे में निर्वाचन के लिए। तो इसका राइट आंसर होगा कि निर्वाचन के लिए मतदाताओं की सूची को राष्ट्रपति के निर्देशन और नियंत्रण में तैयार किया जाता है, ये जो कि क्या है, गलत है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी वाला यही इसमें राइट आंसर होगा, यही इसमें क्या है, सही नहीं है। फिर उसके बाद आता है, इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि भारत में संसद और प्रत्येक राज्य के विधानमंडल के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों तथा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के लिए मतदान सूची निर्वाचक नामावली को तैयार करने का कार्य केंद्रीय निर्वाचक आयोग के द्वारा किया जाता है। ये जो कि अनुच्छेद 324 फर्स्ट के अनुसार ये आयोग केंद्रीय निर्वाचन आयोग के निर्देशन और नियंत्रण में तैयार किया जाता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है। ये किस पर आधारित है? ये आधारित है 1971 की जनगणना पर आधारित है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा, 1971 की जनगणना पर आधारित है। फिर उसके बाद आता है, इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि संविधान के अनुच्छेद 81 एवं अनुच्छेद 82 के अनुसार लोकसभा की सीटों का राज्यों के मध्य आवंटन 1971 की जनगणना के आधार पर है। यह व्यवस्था पहले वर्ष 2002 के बाद की पहली जनगणना के प्रासंगिक आंकड़ों के प्रकाशित होने तक लिए थी, परंतु 84वें संविधान संशोधन 2001 के द्वारा इसे 2026 के पश्चात की गई पहली जनगणना के सुसंगत आंकड़ों प्रकाशित होने तक संशोधित नहीं किए जाने का प्रावधान किया गया है। फिर उसके बाद आता है, कुछ नोट्स महत्वपूर्ण दिए गए। इसमें कहा जा रहा है कि 84वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा लोकसभा की कुल सदस्य सीटों की राज्यों को आवंटित संख्या का निर्धारण 1971 की जनगणना के आधार पर किया गया है। ये तब तक बदली नहीं जाएगी जब तक एक विशेष के बाद पहली जनगणना नहीं होगी। यह वर्ष विशेष है तो 2026 है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि संविधान के किस संशोधन ने लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ा करके 545 कर दिया था। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का इसमें राइट आंसर होगा 31वें संविधान संशोधन के द्वारा। 31वें संविधान संशोधन के द्वारा ऑप्शन नंबर का फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है, इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि 31वें संविधान संशोधन अधिनियम 1973 के द्वारा लोकसभा में राज्यों के प्रतिनिधित्व की अधिकतम संख्या 500 से बढ़ा करके 525 तथा केंद्र शासित प्रदेशों के सदस्यों की अधिकतम संख्या 25 से घटा करके 20 की गई है। अनुच्छेद 81 फर्स्ट में संशोधन किया गया है। इस प्रकार लोकसभा में कुल निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या 525 से बढ़ा करके 545 कर दी गई थी। वर्तमान में लोकसभा की अधिकतम निर्वाचित सदस्य संख्या 525 हो सकती है, यानी कि 525 हो गई, सॉरी 550 हो गया है, क्योंकि इसमें 2 आंग्ल भारतीय शामिल थे, उनको अब हटा दिया गया है, जिसमें से 530 में अनधिकृत सदस्य राज्यों से तथा 20 से अनधिक सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से निर्वाचित होंगे। गोवा, दमन एवं दीव पुनर्गठन अधिनियम 1987 से 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय सदस्यों को मनोनयन के प्रावधान को आगे न बढ़ाते हुए निष्प्रभावी कर दिया गया है। वर्तमान में 543 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में 524 निर्वाचन क्षेत्र राज्यों के हैं, जबकि शेष 19 निर्वाचन क्षेत्र केंद्र शासित प्रदेश में हैं। तो इसमें
7 दिल्ली में है, अंडमान निकोबार में 1 है, दादर नागर हवेली और दमन दीव में 2 है, लक्षद्वीप में 1 है, पुडुचेरी में 1 है, दिल्ली और चंडीगढ़ में 1 है, जम्मू कश्मीर में 5 है, लद्दाख में 1 है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर, अच्छा इसके नोट्स में दिए गए हैं कि लोकसभा में सदस्यों की जो अधिकतम संख्या निर्धारित की गई है वह 550 है। लोकसभा में केंद्र शासित क्षेत्रों का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व कितना हो सकता है? तो ये 20 हो सकता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4 है कि आम चुनाव 2009 में 543 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए चुना हुआ, इनमें से कितने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र राज्यों के हैं? तो क्वेश्चन नंबर 4 का इसमें राइट आंसर होगा 530। ऑप्शन नंबर का फर्स्ट वाला ऑप्शन नंबर का सी वाला राइट आंसर होगा 530। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि आम चुनाव 2009 के कुल 543 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में से 530 राज्यों से तथा 13 संघ राज्य क्षेत्रों से संबंधित है। जम्मू और कश्मीर राज्य के 2 संघ राज्य क्षेत्रों में परिवर्तन के बाद वर्तमान में 524 निर्वाचन क्षेत्र राज्यों से तथा 19 संघ राज्य क्षेत्रों से हैं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5 है कि लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कितनी सीटें यानी कि स्थान आरक्षित है? क्वेश्चन नंबर 5 का इसमें राइट आंसर होगा 20 है। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा 20। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि संविधान के अनुच्छेद 81 जो कि 31वें संविधान संशोधन 1973 तथा गोवा एवं दमन दीव पुनर्गठन अधिनियम 1987 के द्वारा यथा संशोधित है। इसके अनुसार लोकसभा के लिए अधिकतम 530 सदस्य राज्यों के निर्वाचन क्षेत्र में से तथा अधिकतम 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से निर्वाचित हो सकते हैं। वर्तमान में संघ राज्य क्षेत्रों की लोकसभा सीटों का निर्धारित संख्या 19 है। इसमें दिल्ली के 7 हैं, अंडमान निकोबार के 1 है, चंडीगढ़ का 1 है, दादर नागर हवेली तथा दमन दीव का 2 है, लक्षद्वीप के 1 है, पुडुचेरी के 1 है, जम्मू कश्मीर का 5 है और लद्दाख का 1 है। जबकि इसमें राज्यसभा में यह निर्धारित संख्या 8 है। इसमें दिल्ली में 3, पुडुचेरी में 1 और जम्मू कश्मीर में 4 है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 है कि निम्नांकित राज्यों में से अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में स्थान आरक्षित नहीं है। तो स्थान आरक्षित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 का इसमें राइट आंसर होगा केरल तथा तमिलनाडु में। केरल तथा तमिलनाडु में ऑप्शन नंबर का फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा केरल तथा तमिलनाडु में। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है प्रश्नावधि में अग्रांकित राज्यों या संघ राज्य क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में स्थान आरक्षित नहीं थे। अरुणाचल प्रदेश, बिहार, गोवा, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, कर्नाटक, केरल, मेघालय, नागालैंड, पंजाब, सिक्किम, तमिलनाडु, उत्तराखंड एवं उत्तर प्रदेश राज्यों में तथा दादर नागर हवेली एवं लक्षद्वीप के अतिरिक्त अन्य संघ राज्य क्षेत्रों में वर्ष 2008 के परिसीमन के बाद कर्नाटक और मेघालय में अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में स्थान आरक्षित 2-2 सीटें किए गए हैं। जबकि शेष उपर्युक्त राज्यों या संघ राज्य क्षेत्रों में पूर्वा स्थिति है। इस प्रकार वर्तमान में जो विकल्प एक क्या था इसमें सही था। वर्तमान में अनुसूचित जातियों के लिए लोकसभा में अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा राज्यों में तथा दिल्ली को छोड़ करके अन्य सभी संघ राज्य क्षेत्रों यानी कि जम्मू और कश्मीर एवं लद्दाख में स्थान आरक्षित नहीं है। फिर उसके बाद आता है नोट्स में दिए गए हैं कि निम्नलिखित संघ राज्य क्षेत्रों की लोकसभा में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण नहीं है। तो अरुणाचल प्रदेश एवं जम्मू कश्मीर में। क्वेश्चन नंबर 7 है यदि किसी राज्य के लिए लोकसभा के स्थानों की आवंटन संख्या 42 हो तो उस राज्य के लिए अनुसूचित जातियों हेतु आरक्षित स्थानों की संख्या होगी तो कितना होता है? क्वेश्चन नंबर 7 का इसमें राइट आंसर होगा इसका कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। आइए देखते हैं इसके एक्सप्लेनेशन के माध्यम से। इसमें दिया गया है कि अनुच्छेद
30 सेकंड के अधीन किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या का अनुपात लोकसभा में उस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र को आवंटित स्थानों की कुल संख्या वही होगा जो उस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र की अनुसूचित जातियों का अथवा उस राज्य या संघ क्षेत्र की या उस राज्य या संघ क्षेत्र की भाग की अनुसूचित जातियों की जिसके संबंध में स्थान इस प्रकार आरक्षित है। इसमें जनसंख्या का अनुपात उस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र की कुल जनसंख्या से है। इसमें 1996 में पश्चिम बंगाल एवं तत्कालीन आंध्र प्रदेश में लोकसभा सदस्यों की संख्या 42 थी, जिसमें अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित सीटें क्रमशः इसमें 8 एवं 6 थी और वर्ष 2008 के परिसीमन के बाद इन दोनों राज्यों में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित स्थान क्रमशः 10 एवं 7 थे। वर्तमान में तेलंगाना राज्य गठन के बाद आंध्र प्रदेश में तथा तेलंगाना में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित स्थान क्रमशः 4 और 3 है। 42 लोकसभा वाला एक मात्र राज्य पश्चिम बंगाल है, जहां अनुसूचित जातियों के लिए 10 तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए 2 लोकसभा सीटें आरक्षित है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 8 है कि लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए निम्न में से किस राज्य में सर्वाधिक आरक्षित सीटें हैं? तो किस राज्य में है? क्वेश्चन नंबर 8 का इसमें राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर सी वाला राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश में। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि वर्ष 2008 के परिसीमन के बाद देश के सभी राज्यों में लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए सर्वाधिक आरक्षित सीटें मध्य प्रदेश 6 हैं। उत्तर प्रदेश एवं बिहार में ऐसी सीटों की संख्या 0 है, जबकि गुजरात में ऐसी सीटों की संख्या 4 है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 9 है कि राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय में से कितने सदस्यों को नामित कर सकता है यदि वह इस राय का है कि लोकसभा में इस समुदाय के पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। तो कितने सदस्यों को नामित कर सकता है? तो ये नामित कर सकता है इसका कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, लेकिन इसमें 2 सदस्यों को नामित कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा, 2 सदस्यों को नामित कर सकता है। तो इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है। इसके एक्सप्लेनेशन में कहा जा रहा है कि अनुच्छेद 331 के अनुसार यदि राष्ट्रपति की राय में लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है तो वह इस समुदाय के अधिकतम 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। यह प्रावधान मूल संविधान में अनुच्छेद 334 के तहत केवल 10 वर्षों की अवधि के लिए था, जिसे क्रमिक रूप से संविधान संशोधन के द्वारा आगे बढ़ाया जाता रहा था। 95वें संविधान संशोधन अधिनियम 2009 के द्वारा यह अवधि संविधान के प्रारंभ से 70 वर्ष तक निर्धारित की गई थी। 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा अनुच्छेद 334 में संशोधन करके लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की अवधि तो 70 वर्ष तक बढ़ा करके 80 वर्ष कर दिया गया, परंतु आंग्ल भारतीय सदस्यों के नामांकन के प्रावधान को 70 वर्ष के बाद आगे न बढ़ा करके वस्तुतः निष्प्रभावी कर दिया गया है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 10 है कि लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 10 का इसमें राइट आंसर क्या होगा कि लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है तो इसमें स्थगन के द्वारा, सत्रावसान के द्वारा, विघटन के द्वारा। ऑप्शन नंबर का डी वाला राइट आंसर होगा उपरोक्त में से सभी के द्वारा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि लोकसभा की बैठक स्थगन या सत्रावसान तथा विघटन के द्वारा समाप्त की जा सकती है। स्थगन लोकसभा अध्यक्ष करता है, जबकि सत्रावसान अनुच्छेद 85 सेकंड क के अनुसार और विघटन अनुच्छेद 85 सेकंड ख के अनुसार राष्ट्रपति करता है। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के सत्र का अवसान करने के लिए प्राधिकृत है? तो ये राष्ट्रपति है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 11 है कि लोकसभा का अधिवेशन गठित करने हेतु गणपूर्ति कोरम कितनी है?
क्वेश्चन नंबर 11 का इसमें राइट आंसर होगा सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि अनुच्छेद 100 थर्ड के अनुसार लोकसभा या राज्यसभा का कोरम गणपूर्ति कुल सदस्य संख्या का 1/10वां भाग होता है। नियमानुसार मुख्य विपक्षी दल की मान्यता हेतु यही सदस्य संख्या आवश्यक है। लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति संख्या कितनी होती है? तो कुल सदस्य संख्या का 1/10वां भाग होता है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है कि भारत में किस राज्य का लोकसभा व राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सर्वाधिक है? तो किसमें है? तो ये उत्तर प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा, उत्तर प्रदेश में है। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश लोकसभा और राज्यसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व क्रमशः 80 एवं 31 भेजता है। तो लोकसभा में कितने हैं? 80 हैं और राज्यसभा में 31 सदस्य हैं, जो कि सबसे ज्यादा है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि उत्तर प्रदेश के बाद लोकसभा में सर्वाधिक स्थानों का आवंटन किया गया है, तो ये कहाँ पे किया गया है उत्तर प्रदेश के बाद? तो उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र में है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा, महाराष्ट्र में है। वर्तमान में लोकसभा की सीटों की संख्या वाले शीर्ष 3 राज्य जिसमें उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं, महाराष्ट्र में 48 सीटें हैं और पश्चिम बंगाल में 42 सीटें हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में है, फिर उसके बाद महाराष्ट्र में है, फिर उसके बाद पश्चिम बंगाल में है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 14 है कि लोकसभा में बिहार को आवंटित स्थान निम्नलिखित में से किन राज्यों को आवंटित स्थानों का योग है? तो क्वेश्चन नंबर 14 का इसमें राइट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 14 का इसमें राइट आंसर क्या होगा? आइए देखते हैं इसके एक्सप्लेनेशन के माध्यम से। इसमें कोई ऑप्शन सही नहीं दिया गया है, स्टार दिया गया है। तो इसमें दिया गया है कि वर्ष 2000 में बिहार के विघटन के पूर्व वहां पर लोकसभा सीटों की संख्या 54 थी। झारखंड इसमें सीटों की संख्या 14 था। इसके निर्माण के बाद वहां मात्र 40 सीटें बची हैं, यानी कि बिहार में। इस प्रकार मध्य प्रदेश में 40 सीटें थी, जो कि छत्तीसगढ़ में 11 सीटें का निर्माण के बाद 29 सीटें बची हैं। चूंकि विघटन के पूर्व का है, इसलिए बिहार में 54 सीटें को लोकसभा के लिए आवंटित स्थान असम यानी कि 14 सीटों तथा मध्य प्रदेश की 40 सीटों को लोकसभा के योग के बराबर था। परंतु वर्तमान में लोकसभा में बिहार के पास कुल 40 सीटें हैं, जो कि निम्न स्थानों के योग के बराबर हैं। इसमें 40 सीटें कहाँ-कहाँ पे है? गुजरात में 26 प्लस असम में 14 है, तो 40 सीटें हो गई। गुजरात में 26 प्लस झारखंड में 14, तो ये भी 40 हो गया। मध्य प्रदेश में 29 प्लस छत्तीसगढ़ में 11, तो ये भी 40 हो गया। तमिलनाडु में 29 प्लस सिक्किम में 1, ये भी 40 हो गया। तमिलनाडु में 39 प्लस मिजोरम में 1, ये भी 40 हो गया। और तमिलनाडु में 39 प्लस नागालैंड में 1, ये भी 40 हो गया। तो उत्तर प्रदेश की सीटों की संख्या 80 है, इसकी आधी 40 ये जो कि बिहार में लोकसभा की सीटों की संख्या है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 15 है कि निम्नलिखित में से राज्यों में से किस युग्म को लोकसभा में समान सीटें प्राप्त है? तो किसमें समान सीटें प्राप्त हैं? तो क्वेश्चन नंबर 15 का इसमें राइट आंसर क्या होगा? आइए देखते हैं इसके एक्सप्लेनेशन के माध्यम से। इसमें भी कोई ऑप्शन सही नहीं दिया गया है। इसमें दिया गया है कि पंजाब में लोकसभा में सीटों की संख्या 13, असम में 14, गुजरात में 26, राजस्थान में 25, मध्य प्रदेश में 29, तमिलनाडु में 39, आंध्र प्रदेश में 25, पश्चिम बंगाल में 42, छत्तीसगढ़ में 11 और महाराष्ट्र में 48 सीटों की संख्या है लोकसभा की। इसमें दिया गया है कि अविभाजित आंध्र प्रदेश में 42 लोकसभा सीटें थी। आंध्र प्रदेश के विभाजन के पश्चात अब वहां कुल 25 लोकसभा सीटें शेष है। शेष 17 सीटें तेलंगाना राज्य को प्राप्त हुई हैं। वर्तमान में राजस्थान एवं आंध्र प्रदेश दोनों में 25, असम झारखंड दोनों में 14, अरुणाचल प्रदेश गोवा मणिपुर मेघालय एवं त्रिपुरा में 2-2 सीटें हैं तथा मिजोरम नागालैंड सिक्किम में 1 सीटें हैं। ऐसे राज्य समूह जो जिसमें लोकसभा की सीटों की संख्या समान है। फिर उसके बाद आता है
क्वेश्चन नंबर 16 है कि निम्न युग्मों में से कौन सा सही नहीं है, आपको बताना है। इसमें राज्य दिया गया है और लोकसभा में सीटों की संख्या दी गई है, आपको बताना है इसमें से कौन सा सही नहीं है। तो आंध्र प्रदेश दिया गया है जो कि 42 दिया गया आंध्र प्रदेश, जो कि ये क्या है, गलत है। आंध्र प्रदेश में कितना है, तो आंध्र प्रदेश में 25 है। फिर उसके बाद इसमें असम दिया गया है, असम में क्या है, 13 दिया गया है, ये भी गलत है। असम में 13 दिया गया है। असम में कितने हैं, तो असम में 14 सीटें हैं, यहाँ पे 13 दिया गया है, तो ये भी गलत है। पंजाब में 13 सीटें सही है, पश्चिम बंगाल 42 है, ये भी सही है। इसमें आपको बताना था कौन सा युग्म सही नहीं है, तो इसमें ए और बी दोनों युग्म क्या है, सही नहीं है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 17 है कि निम्नलिखित में से किस राज्य से लोकसभा के 2 सदस्य निर्वाचित किए जाते थे। क्वेश्चन नंबर 17 का इसमें राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा त्रिपुरा से। त्रिपुरा से ऑप्शन नंबर का फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा त्रिपुरा से। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया कि वर्तमान में चंडीगढ़, सिक्किम, मिजोरम, नागालैंड, लद्दाख तथा पुडुचेरी में लोकसभा की मात्र एक सीटें हैं, परंतु त्रिपुरा, गोवा, मेघालय, मणिपुर, दादर नगर हवेली तथा दमन दीव और अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा में 2-2 सीटें हैं। दादर नगर हवेली तथा दमन दीव संघ राज्य क्षेत्रों का आपस में विलय कर लिया गया है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 18 है, डिलिमिलेशन के बाद यूपी में निर्वाचकों की संख्या के अनुसार सबसे बड़ा लोकसभा संसदीय क्षेत्र कौन सा है। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 18 का इसमें राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है, तो सबसे बड़ा क्षेत्र गाजियाबाद है। गाजियाबाद है जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तो आइए देखते हैं इसके एक्सप्लेनेशन में कि 2018 में लागू परिसीमन के बाद वर्तमान में 2024 के लोकसभा चुनाव के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में निर्वाचकों की संख्या के अनुसार सबसे बड़ा लोकसभा संसदीय क्षेत्र गाजियाबाद है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 19 है कि लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र संबोधित करता है, ये किसको संबोधित करता है, ये लोकसभा के उपाध्यक्ष को। ऑप्शन नंबर का सी वाला राइट आंसर होगा, लोकसभा के उपाध्यक्ष को। इसके एक्सप्लेनेशन दिया, संविधान के अनुच्छेद 94 ख के अनुसार लोकसभा का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख के द्वारा अपना पद त्याग सकता है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है कि लोकसभा अध्यक्ष को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व पद से हटाया जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का इसमें राइट आंसर क्या होगा, तो ये हटाया जा सकता है तो यदि लोकसभा इस आशय का प्रस्ताव पारित कर दे। ऑप्शन नंबर का बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि अनुच्छेद 94 ग के अनुसार लोकसभा के तत्कालीन सभी सदस्यों के बहुमत पारित संकल्पित के द्वारा लोकसभा अध्यक्ष को पद से हटाया जा सकता है, किंतु ऐसा संकल्प तब तक प्रस्तावित नहीं किया जाएगा जब तक इस आशय की कम से कम 14 दिन पूर्व लिखित सूचना न दे दी गई हो। फिर उसके बाद नोट्स में दिए गए हैं कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट इसमें दिए गए हैं। इसमें कहा जा रहा है कि लोकसभा के अध्यक्ष को हटाया जा सकता है तो लोकसभा के तत्कालीन सभी सदस्यों के बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव से। फिर क्वेश्चन नंबर 21 है, प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य होता है। तो प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 21 का इसमें राइट आंसर होगा कि सदस्यों को शपथ दिलाना। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा, सदस्यों को शपथ दिलाना। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि नवनिर्वाचित सदस्य सदन में लोकसभा अध्यक्ष यानी कि स्पीकर के चुनाव से पूर्व सदन के सामान्यतः वरिष्ठतम सदस्य को प्रोटेम स्पीकर के रूप में राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, जो कि नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाता है। प्रोटेम स्पीकर सामान्यतः किसे नियुक्त किया जाता है, तो नवनिर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्यों में से एक को नियुक्त किया जाता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 22 है कि लोकसभा अध्यक्ष यानी कि स्पीकर अपने कास्टिंग वोटिंग का प्रयोग केवल करते हैं, तो कब करते हैं, तो ये करते हैं जब वोट बराबर बराबर होने के नाते टाई हो, तब ये जो कि कास्टिंग
वोट का प्रयोग करता है लोकसभा अध्यक्ष यानी कि स्पीकर। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है, इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि अनुच्छेद 101 के अनुसार लोकसभा अध्यक्ष यानी कि स्पीकर अपने कास्टिंग वोट यानी कि निर्णायक मत का प्रयोग केवल तब करते हैं जब किसी विषय के संदर्भ में हुए मतदान में सत्ता पक्ष एवं विपक्ष दोनों के वोट के बराबर बराबर होने के कारण टाई की स्थिति हो, परंतु अनुच्छेद 96 सेकंड के तहत वह उसे पद से हटाने के प्रस्ताव पर प्रथमतः मत देने का हकदार है, किंतु मत बराबर रहने की दशा में मत देने का हकदार नहीं है। फिर उसके बाद आता है, नोट में दिया गया है कि संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से कौन एक उपबंधित करता है कि मत बराबर होने की दशा में लोकसभा के अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा और वह उसका प्रयोग करेगा। तो यह अनुच्छेद 100 में। फिर क्वेश्चन नंबर 23 है कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष यानी कि स्पीकर कौन थे। क्वेश्चन नंबर 23 का इसमें राइट आंसर होगा, ये थे जीवी मावलंकर। जीवी मावलंकर थे। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा, जीवी मावलंकर थे। फिर उसके बाद आता है, इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि पहली लोकसभा के गठन के पश्चात इसकी प्रथम बैठक 13 मई 1952 को हुई थी। 15 मई 1952 को गणेश वासुदेव मावलंकर लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष बने तथा वे अपनी मृत्यु 27 फरवरी 1956 तक इस पद पर रहे। पहली लोकसभा के शेष कार्यकाल के लिए तत्कालीन उपाध्यक्ष एम अनंत संयम अंग्यार लोकसभा के अध्यक्ष 8 मार्च 1956 को बने थे। फिर उसके बाद आता है, क्वेश्चन नंबर 24 है कि प्रथम स्पीकर जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास का प्रस्ताव लाया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 24 का इसमें राइट आंसर क्या होगा, तो ये जीवी मावलंकर के, जीवी मावलंकर। ऑप्शन नंबर का बी वाला राइट आंसर होगा, जीवी मावलंकर। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि दिसंबर 1954 में लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर, इनको जीवी मावलंकर के नाम से जाना जाता है, इनको पद से हटाने हेतु सर्वप्रथम प्रस्ताव लाया गया था। इनके विरुद्ध यह प्रस्ताव 18 दिसंबर 1954 को लोकसभा द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 25 है कि लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष मीरा कुमार थी। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा, मीरा कुमार। फिर उसके बाद आता है, इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि 15वीं लोकसभा की अध्यक्ष मीरा कुमार ही लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष थी जो जून 2009 में इस पद के लिए चुनी गई थी। वर्तमान में 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला हैं जो कि 17वीं लोकसभा में भी इस पद पर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 26 है कि निम्नलिखित में से कौन प्रथम जनजातीय लोकसभा के अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 26 का इसमें राइट आंसर होगा पी.ए. संगमा। पी.ए. संगमा। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है, इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि पी.ए. संगमा वर्ष 1995 में प्रथम जनजातीय केंद्रीय मंत्री बने थे। वर्ष 1996 में वह लोकसभा के पहले जनजातीय अध्यक्ष बने। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 है कि यदि उपाध्यक्ष लोकसभा की अध्यक्षता कर रहे हों तो उनमें उन्हें एक अधिकार प्राप्त होता है कि वह कौन सा अधिकार प्राप्त होता है, तो मत बराबरी की अवस्था में मतदान कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी वाला राइट आंसर होगा, मत बराबरी की अवस्था में मतदान कर सकते हैं। इसके एक्सप्लेनेशन दिया कि लोकसभा अध्यक्ष का पद रिक्त होने पर तथा सदन की बैठक में अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष अध्यक्ष के तौर पर कार्य करता है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष पीठासीन होता है। अध्यक्ष की तरह उपाध्यक्ष भी जब पीठासीन होता है तो वह प्रथमतः मत नहीं दे सकता है, केवल मत बराबर होने की दशा में मत दे सकता है। इसके अलावा अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हुए वह लोकसभा के विचार विमर्श में भाग नहीं ले सकता है। जब अध्यक्ष पीठासीन होता है तो उपाध्यक्ष सदन के अन्य सदस्यों की तरह होता है। उस स्थिति में उसे बोलने, कार्यवाही में भाग लेने और किसी भी प्रकार पर प्रश्न पर मत देने का अधिकार होता है। 17वीं लोकसभा जो कि 2019 से 2024 तक में लोकसभा में उपाध्यक्ष के पद रिक्त रहा तथा वर्तमान 18वीं लोकसभा में जनवरी 2026 तक उपाध्यक्ष पद ये रिक्त है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 28 है
क्वेश्चन नंबर 28 में कहा जा रहा है कि लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा आधिकारिक तौर पर एक राजनीतिक दल अथवा राजनीतिक दलों के गठन को विपक्ष की मान्यता देने हेतु कम से कम होना चाहिए। तो कितना होना चाहिए? तो कम से कम कितना होना चाहिए? तो इसमें 10% होना चाहिए, जो कि ऑप्शन नहीं दिया गया है। 10% या 54 सदस्य होने चाहिए। आइए देखते हैं इसके एक्सप्लेनेशन के माध्यम से। इसमें दिया गया है कि लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा आधिकारिक तौर पर विपक्ष के नेता की मान्यता हेतु लोकसभा में सरकार के विरोध में सर्वाधिक संख्या बल वाले दल का नेता होना आवश्यक है। लोकसभा में मुख्य विपक्षी दल मान्यता हेतु नियमानुसार लोकसभा की कुल सदस्य संख्या 543 का न्यूनतम 10% अर्थात 54.3 या 54 सदस्य संबंधित पार्टी का होना चाहिए। 2014 एवं 2019 के लोकसभा में आम चुनाव में किसी भी विपक्ष पार्टी को अकेले लोकसभा में इतनी सीटें नहीं मिल सकी। यही कारण है कि 16वीं एवं 17वीं लोकसभा में विपक्ष के नेता पद रिक्त रहा। 18वीं लोकसभा में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने राहुल गांधी विपक्ष के नेता बनाए गए हैं। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कराना। क्वेश्चन नंबर 29 में इसमें 11वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? तो 11वीं लोकसभा के अध्यक्ष P.A. संगमा थे, दूसरा सही है। 12वीं लोकसभा के अध्यक्ष G.M.C. बालयोगी थे, चौथा सही है। 14वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? तो ये सोमनाथ चटर्जी थे, तीसरा सही है। और 17वीं लोकसभा के ओम बिरला है, तो पहला सही है। तो इसका राइट आंसर होगा दूसरा, चौथा, तीसरा, पहला इसका राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि 11वीं लोकसभा के अध्यक्ष P.A. संगमा थे, 12वीं लोकसभा के अध्यक्ष G.M.C. बालयोगी थे, 14वीं लोकसभा के अध्यक्ष सोमनाथ चटर्जी और 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला थे। वर्तमान में 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष भी ओम बिरला है, दूसरा कार्यकाल, अतः यही क्या है? संयोजन विकल्प ए इसमें क्या था? सही था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 30 है कि लोकसभा का सचिवालय सीधे नियंत्रित होता है। तो लोकसभा का जो सचिवालय होता है ये सीधे नियंत्रित होता है तो लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा। ऑप्शन नंबर का डी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि लोकसभा सचिवालय लोकसभा के अध्यक्ष निर्देशन और नियंत्रण में कार्य करता है। उसे सचिवालय के कर्मचारियों पर, सदन के परिसर पर और संसद भवन संपदा पर सर्वोच्च प्राधिकार प्राप्त होता है। वह अपने इस प्राधिकार का प्रयोग लोकसभा के महासचिव के सहायता से करता है। फिर क्वेश्चन नंबर 31 है कि संसद के सचिवालय में पदों के संदर्भ में निम्न में से कौन से कथन इसमें सही है? क्वेश्चन नंबर 31 में तो इसमें दिया गया है, पहला कथन है कि संसद के प्रत्येक सदन के सचिवालय के लिए सम्मिलित पदों को सृजित किया जा सकता है, जो कि सही है। दूसरा है कि संसद को अपने किसी भी सदन की सचिवालय स्टाफ की सेवा शर्तें विनियमित करने का अधिकार होता है, ये भी इसमें सही है। दोनों इसमें क्या है? सही है, दोनों इसमें सही है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा, दोनों सही हैं। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि संविधान के अनुच्छेद 98 खंड फर्स्ट के तहत संसद के प्रत्येक सदन के लिए पृथक सचिवालय की व्यवस्था है। इसी खंड के परंतु के अनुसार संसद के दोनों सदनों के सचिवालय के लिए सम्मिलित पदों को सृजित किया जा सकता है। अनुच्छेद 98 के ही खंड सेकंड के तहत संसद विधि द्वारा अपने किसी भी सदन के सचिवालय स्टाफ की भर्ती एवं उनका सेवा की शर्तों का विनियमन कर सकती है। फिर उसके बाद आता है नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर सेकंड है संसद सेकंड यानी कि राज्यसभा। तो हम लोगों ने लोकसभा को पढ़ा है, अब संसद सेकंड यानी कि राज्यसभा को देखने वाले हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर पहला दिया गया है कि राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं। तो राज्यसभा के जो सदस्य चुने जाते हैं ये राज्यों की विधान सभाओं के द्वारा चुने जाते हैं। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि संविधान के अनुच्छेद 84 के अनुसार राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधि के रूप में चुने जाने वाले सदस्य
राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के आधार पर एकल संक्रमणीय मत के द्वारा चुने जाते हैं। इनके अतिरिक्त राज्यसभा में अनुच्छेद 80 फर्स्ट के अनुसार 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नामित होते हैं तथा अनुच्छेद 80 5 के संबंधित विधियों के तहत विधायिका युक्त संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व उनकी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा चुने जाते हैं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि निम्नलिखित में से राज्यसभा के विषय में कौन सा सही है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में राज्यसभा के विषय में बताना है कौन सा सही है। तो इसमें दिया गया है, पहला है यह भंग नहीं की जा सकती है, जो कि सही है। इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, गलत है। इसमें 2 वर्ष बाद इसके 1/3 सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो जाता है, ये सही है। इसके सदस्य 25 वर्ष से कम आयु के नहीं होंगे, ये जो कि क्या है, गलत है। तो इसमें पहला और तीसरा वाला क्या है, सही है। पहला तीसरा सही है, तो ऑप्शन नंबर सी वाला राइट आंसर होगा। पहला तीसरा इसमें क्या है, सही है। फिर उसके बाद आता है, इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, इसे भंग नहीं किया जा सकता है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष तक होता है। प्रत्येक 2 वर्ष बाद इसके यथासंभव 1/3 सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो जाता है। इसके सदस्यों की आयु कम से कम 30 वर्ष होनी चाहिए। फिर उसके बाद आता है, इसमें नोट्स में दिए गए हैं कुछ, इसमें अभिकथन और कारण दिया गया है कि राज्यसभा का विघटन नहीं होता है, जो कि क्या है, सही है। उसके 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त हो जाते हैं, तो ये भी सही है। दोनों सही है और इसका एक्सप्लेनेशन भी सही है। फिर उसके बाद आता है कि राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो 6 वर्ष का होता है। अगर उम्र पूछा जाए तो 30 वर्ष होती है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में कि राज्यसभा से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा एक सही है। तो राज्यसभा का विघटन नहीं होता है, यही इसमें राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है, राज्यसभा अस्थायी सदन है, इसका विघटन नहीं होता है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है तथा यथासंभव 1/3 सदस्यों का अप्रत्यक्ष निर्वाचन यानी कि राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा प्रत्येक 2 वर्ष पर होता है। साथ ही उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है तथा महान न्यायवादी को संसद के दोनों सदनों में बोलने का अधिकार होता है। फिर उसके बाद आता है कि राज्यसभा के किसके द्वारा भंग किया जा सकता है, तो ये किसी के द्वारा राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर 4 है कि राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है। तो 12 राष्ट्रपति 12 सदस्य को मनोनीत कर सकता है राज्यसभा में। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा, 12। फिर उसके बाद आता है, इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है, इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि अनुच्छेद 80 फर्स्ट क के अनुसार, अनुच्छेद 80 थर्ड के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 व्यक्ति को मनोनीत किए जाते हैं जिन्हें साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव प्राप्त हो। फिर उसके बाद आता है, क्वेश्चन नंबर 5 है कि राज्यसभा के चुनाव के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 का इसमें राइट आंसर होगा 30 वर्ष होना चाहिए। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा, 30 वर्ष होना चाहिए। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया कि भारत की संसद राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिल करके बनी है। निचले सदन को लोकसभा तथा उच्च सदन को राज्यसभा कहा जाता है। राज्यसभा के निर्वाचन के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु 30 वर्ष होता है। फिर उसके बाद आता है, क्वेश्चन नंबर 6 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन राज्य सूची के विषय के संबंध में विधि बनाने की संसद की शक्ति के बारे में सही नहीं है। इसमें से कौन सा सही नहीं है। इसमें राज्यसभा को घोषित करना होगा कि ऐसा करना राष्ट्रीय हित में है, जो कि सही है। राज्यसभा को उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों में से कम 2/3 सदस्यों द्वारा समर्थित संकल्प पारित करना होगा, ये भी सही है। ऐसी विधि पूर्ण भारत या उसके किसी भाग के लिए बनाई जा सकेगी, ये भी इसमें क्या है, सही है। फिर उसके बाद आता है कि राज्य सूची में सम्मिलित विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि
केवल राज्यसभा में बना सकती है, ये जो कि गलत है। केवल राज्यसभा बना सकती है, ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि संविधान के अनुच्छेद 249 के तहत यदि राज्यसभा अपने उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से ऐसा संकल्प पारित करे कि राज्य सूची के विषय पर विधि बनाना राष्ट्रीय हित में आवश्यक है, तो संसद उस विषय पर विधि बना सकती है। साथ ही ऐसी विधि संपूर्ण भारत या उसके किसी भाग के लिए बनाई जा सकती है। राज्य सूची में सम्मिलित विषय पर राष्ट्रीय हित में विधि राज्य सभा द्वारा प्रस्तावित पारित होने के उपरांत संसद बना सकती है, न केवल राज्यसभा। फिर उसके बाद आता है कि भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने के लिए शक्ति प्रदान करता है? तो ये अनुच्छेद 249। फिर क्वेश्चन नंबर 7 है, कथन ए और कारण आर दिया गया है, आपको इसमें पढ़ करके बताना है कौन सा इसमें सही है। तो इसमें ए में कहा जा रहा है कि किसी धन विधेयक के लोकसभा द्वारा पारित किए जाने और राज्यसभा को प्रेषित किए जाने के बाद राज्यसभा की सिफारिशें लोकसभा द्वारा सिफारिशों की प्राप्ति के 14 दिन के अंदर अनिवार्यतः स्वीकार की जानी होती है और तत्पश्चात उन्हें विधेयक में अंगीकृत किया जाना होता है, ये जो कि क्या है, गलत है। फिर उसके बाद आता है कराधान में कहा जाए धन विधेयक राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता है, ये सही है। तो इसमें आर सही है, ए गलत है। आर सही है, ए गलत है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा, ए गलत है, आर सही है। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि अनुच्छेद 109 के अनुसार धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किए जा सकते हैं। लोकसभा द्वारा धन विधेयक पारित किए जाने के पश्चात राज्यसभा में उसकी सिफारिशों हेतु प्रेषित किया जा सकता है, जिसे राज्यसभा 14 दिनों के भीतर अपनी सिफारिशों सहित लोकसभा को लौटा देती है। परंतु लोकसभा राज्यसभा की किसी सिफारिश को मानने या मनाने हेतु स्वतंत्र है। यदि राज्यसभा 14 दिन के भीतर धन विधेयक लोकसभा को वापस नहीं करती है, तो उसी रूप में दोनों सदनों द्वारा पारित माना जाएगा। राज्यसभा को धन विधेयक में संशोधन या अस्वीकार करने की कोई शक्ति प्राप्त नहीं होता है। फिर उसके बाद आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक राज्यसभा में प्रथम बार प्रस्तावित नहीं किया जा सकता है? तो ये धन विधेयक है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 8 है कि निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति लोकसभा को राज्यसभा की तुलना में अन्य रूप से प्राप्त होती है? तो क्वेश्चन नंबर 8 का इसमें राइट आंसर क्या होगा? तो इसमें दिया गया है कि धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, जो कि सही है। फिर उसके बाद धन विधेयक निरस्त्रीकरण अथवा संशोधन के संबंध में, ये भी सही है। मंत्रिपरिषद के उत्तरदायित्व के संबंध में, ये भी इसमें सही है। अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन के संबंध में, ये गलत है। तो इसमें पहला, दूसरा, तीसरा सही है। तो पहला, दूसरा, तीसरा ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि धन विधेयक के प्रस्तुतिकरण एवं इसके निस्त्रीकरण एवं संशोधन के संबंध में अनुच्छेद 109 तथा मंत्रिपरिषद के उत्तरदायित्व के संबंध में अनुच्छेद 75 थर्ड लोकसभा को राज्यसभा की तुलना में अन्य रूप से शक्तियां प्राप्त होती हैं। अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन अनुच्छेद 312 के संबंध में राज्यसभा को अनन्य शक्ति प्राप्त है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है कि निम्नलिखित में से किसके संबंध में राज्यसभा का अनन्य अधिकार है? तो एक नई अखिल भारतीय सेवा सृजन हेतु संतुष्टि करना, ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 312 के तहत एक नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन हेतु संतुष्टि करना राज्यसभा का अनन्य अधिकार है। अनुच्छेद के अनुसार राज्यसभा अखिल भारतीय सेवा, जिसके अंतर्गत अखिल भारतीय न्यायिक सेवा है, इसके लिए यदि उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों में 2/3 सदस्यों के समर्थन से संकल्प पारित कर दे, तो संसद ऐसी सेवा या सेवाओं की स्थापना कर सकेगी। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 10 है कि नई अखिल भारतीय सेवा बनाने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? क्वेश्चन नंबर 10 में, तो इसमें दिया गया पहला है कि राष्ट्रहित में राज्यसभा नई अखिल भारतीय सेवा बनाने का प्रस्ताव पारित कर सकती है, जो कि सही है।
दूसरा है नई अखिल भारतीय सेवा बनाने का प्रस्ताव राज्यसभा में कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से पारित होना आवश्यक है, ये गलत है। तो इसमें केवल पहला वाला ही क्या है, सही है। तो केवल पहला वाला सही है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा, केवल पहला वाला सही है। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 312 फर्स्ट के अनुसार यदि राज्यसभा राष्ट्रीय हित में आवश्यक या समीचीन समझते हुए यह घोषणा करने वाला प्रस्ताव या संकल्प पारित करती है और वह संकल्प उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों में कम से कम 2/3 बहुमत से पारित हो, तो संसद कानून बना करके एक या एक से अधिक नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन बंद कर सकती है, क्योंकि इसके लिए राज्यसभा में आवश्यक बहुमत कुल सदस्य संख्या का 2/3 नहीं बल्कि उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों को 2/3 है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर, अच्छा इसमें दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्यसभा की एकांकित शक्ति के अंतर्गत आता है, तो नई अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन हेतु संसद को अधिकृत करने का प्रस्ताव पारित करना। फिर क्वेश्चन नंबर 11 है कि निम्नलिखित राज्यों के युग्मों में से किसे राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व प्राप्त है, तो ये किसको प्राप्त है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। तो ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। ये जो कि 1999 का क्वेश्चन है, अब इसे हटा दिया गया है। इसमें दिया गया है कि प्रश्नकाल में आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु को राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व प्राप्त था, लेकिन वर्तमान में आंध्र प्रदेश के विभाजन के उपरांत आंध्र प्रदेश राज्य में सभा की 11 सीटें तथा तेलंगाना की 7 सीटें हैं, जबकि तमिलनाडु में 18 सीटें। इस प्रकार महाराष्ट्र में 19, गुजरात में 11 एवं राजस्थान में 10 राज्यसभा की सीटें हैं। वर्तमान में राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व वाले राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों के समूह, इसमें आंध्र प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश 11-11 सीटें हैं, उड़ीसा एवं राजस्थान में 10 सीटें हैं, बिहार पश्चिम बंगाल में 16 सीटें हैं, छत्तीसगढ़ हरियाणा में 5 सीटें हैं, पंजाब असम तेलंगाना में 7 सीटें हैं, उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश एवं एनसीआर दिल्ली में 3 सीटें हैं, और अरुणाचल प्रदेश गोवा मणिपुर मेघालय मिजोरम नागालैंड सिक्किम त्रिपुरा पुडुचेरी में 1-1 सीटें राज्यसभा की हैं। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है कि राज्यसभा में उत्तर प्रदेश को आवंटित स्थान निम्न में से किन राज्यों को आवंटित स्थानों का योग है। क्वेश्चन नंबर 12 का इसमें राइट आंसर क्या होगा, तो इसका भी कोई ऑप्शन सही नहीं है। तो आइए देखते हैं, इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि राज्यसभा की सीटों की संख्या इसमें आंध्र प्रदेश ये जो कि 11, पूर्व में 18 थी, मध्य प्रदेश में 11, पूर्व में 16 थी, तमिलनाडु में 18 है, बिहार में 16 है, गुजरात में 11 है, महाराष्ट्र में 19 है, और उत्तर प्रदेश में पूर्व में 34 थी, वर्तमान में 31 है, पश्चिम बंगाल में 16 है और कर्नाटक में 12 है। फिर उसके बाद आता है उत्तर प्रदेश में 34 सीटों से उत्तराखंड बन जाने के कारण उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की सीटों की संख्या अब 31 है। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ बन जाने के कारण यहाँ सीटों की संख्या घट करके 16 से 11 रह गई है। बिहार में 22 सीटों से झारखंड बन जाने के कारण यहाँ सीटों की संख्या घट करके 16 हो गई हैं। तेलंगाना बनने के बाद आंध्र प्रदेश में 11 सीटें तथा तेलंगाना में 7 सीटें हैं। वर्ष 2000 का ये क्वेश्चन है, इसलिए उस समय उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की 34 सीटें थी, जो तत्काल आंध्र प्रदेश में 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ पूर्व के गठन के अनुसार 16 सीटें योग के बराबर थी। फिर उसके बाद आता है, इसमें दिया गया है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से इसमें सुमेलित कराने के लिए दिया गया है। तो आंध्र प्रदेश में 11 सीटें, महाराष्ट्र में 19 सीटें, कर्नाटक में 12 सीटें और पश्चिम बंगाल में 16 सीटें हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 13 है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कराना है क्वेश्चन नंबर 13 में। तो इसमें दिया गया है, सबसे पहले महाराष्ट्र में कितने 19 सीटें हैं, कर्नाटक में कितनी हैं, तो 12 सीटें हैं, बिहार में कितना है 16 सीटें हैं, तमिलनाडु में 18 सीटें हैं। तो ए का इसमें तीसरा, बी का चौथा, सी का पहला, डी का इसमें दूसरा वाला सही है। तो डी का दूसरा ऑप्शन नंबर इसके डी वाले में दिया गया है, यही इसका राइट आंसर होगा। ये 2025 का क्वेश्चन है यूपी पीसीएस प्री का। इसमें दिया गया है कि महाराष्ट्र में 19 सीटें, कर्नाटक में 12 सीटें, बिहार में 16 सीटें, तमिलनाडु में 18 सीटें जो कि राज्यसभा की हैं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 14 है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कराना है क्वेश्चन नंबर 14 में।
इसमें दिया गया है राजस्थान में राज्यसभा में सीटों की संख्या 10 है राजस्थान में। गुजरात में कितना है तो 11 है, तीसरा सही है। कर्नाटक में कितना है तो 12 है, चौथा सही है। पंजाब में 7 है। तो ए का पहला, बी का तीसरा, सी का चौथा, डी का इसमें दूसरा वाला सही है। डी का दूसरा ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। ये 2021 का क्वेश्चन है यूपी पीसीएस का। इसमें दिया गया है कि राजस्थान में 10 सीटें हैं, गुजरात में 11 सीटें हैं, कर्नाटक में 12 सीटें हैं, पंजाब में 7 सीटें हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 15 है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कराना है। क्वेश्चन नंबर 15 में गुजरात में 11 सीटें हैं, कर्नाटक में 12 सीटें हैं, फिर उसके बाद केरल में 9 सीटें हैं और उड़ीसा में 10 सीटें हैं। तो इसमें ए का दूसरा, बी का तीसरा, सी का पहला, डी का चौथा इसमें सही है। डी का चौथा सही है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है, इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है। गुजरात में 11 सीटें हैं, कर्नाटक में 12 है, केरल में 9 है, उड़ीसा में 10 सीटों की संख्या है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि निम्नलिखित में से किस राज्य से राज्यसभा के लिए निर्वाचित सदस्यों की संख्या सबसे कम है। तो इस यहाँ पे है, तो ये हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में सबसे कम है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा, हिमाचल प्रदेश। फिर उसके बाद आता है, इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि राज्य या संघ राज्य क्षेत्रों में राज्यसभा के लिए निर्वाचित होने वाले सदस्यों की संख्या इस प्रकार, इसमें छत्तीसगढ़ 5, हिमाचल प्रदेश में 3, झारखंड में 6, जम्मू कश्मीर में 4 है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि संघीय क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व प्राप्त है। तो संघीय क्षेत्रों को जो प्रतिनिधित्व प्राप्त है, ये संसद के दोनों सदनों में, संसद के दोनों सदनों में। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा, संसद के दोनों सदनों में। संसद के दोनों सदनों में संघीय क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व प्राप्त है। राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या, सदस्य संख्या 250 है। संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली में 3, पुडुचेरी में 1, जम्मू कश्मीर में 4 को राज्यसभा में प्रतिनिधित्व प्राप्त है। शेष संघीय क्षेत्रों को इसमें प्रतिनिधित्व नहीं प्राप्त है। लोकसभा में अधिकतम 20 सदस्य संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 18 है कि राज्यसभा का अध्यक्ष, तो राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है, इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि संविधान के अनुच्छेद 89 फर्स्ट के तथा अनुच्छेद 64 के अनुसार उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। अनुच्छेद 66 फर्स्ट के तहत उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों, राज्यसभा एवं लोकसभा के सदस्यों को मिला करके बनने वाले निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है कि किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है। तो क्वेश्चन नंबर 19 किस में राइट आंसर होगा, राज्यसभा का। राज्यसभा का ऑप्शन नंबर का फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा, राज्यसभा का। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है और वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, परंतु उसका निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों को मिलाकर के बनने वाले निर्वाचक मंडल के द्वारा होता है। संविधान के अनुच्छेद 89 फर्स्ट के एवं अनुच्छेद 64 के अनुसार वह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, तो उपराष्ट्रपति होता है। क्वेश्चन नंबर 20 है कि राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन किस वर्ष किया गया था। तो राज्यसभा का गठन सबसे पहले 1952 में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी वाला राइट आंसर होगा, 1952 में। राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन 3 अप्रैल 1952 को हुआ था। इसकी पहली बैठक 13 मई 1952 को हुआ था। फिर उसके बाद आता है, नेक्स्ट टॉपिक है कार्य संचालन एवं विधायी प्रक्रिया, संसद के थर्ड पार्ट है। आइए देखते हैं इससे क्वेश्चन। इसमें क्वेश्चन नंबर पहला दिया गया है, कि भारत के राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा इसमें कथन सही है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में इसमें राइट आंसर क्या होगा। तो पहले में कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति लोकसभा के साधारण निर्वाचक के पश्चात प्रथम सत्र और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है राष्ट्रपति, जो कि सही है। राष्ट्रपति अपने अभिभाषण में संसद को उसके आह्वान के कारणों के विषय में सूचित करता है, ये भी सही है। दोनों इसमें क्या है, सही है, दोनों ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन नंबर का सी वाला राइट आंसर होगा, दोनों ऑप्शन इसमें सही है। फिर उसके बाद आता है, इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि संविधान के अनुच्छेद 87 फर्स्ट के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा के लिए
प्रत्येक आम निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र के आरंभ में और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के प्रारंभ में एक साथ समावेश संसद के दोनों सदनों में अभिभाषण करेगा और संसद के उसके आह्वान के कारण बताएगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि भारत के संविधान में निम्नलिखित में से क्या कथित है। पहला है कि राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा, जो कि सही है। संसद राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनेगी, ये भी सही है। तो इसमें दोनों ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया कि संविधान के अनुच्छेद 59 फर्स्ट के अनुसार राष्ट्रपति संसद के किसी सदन का या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा। साथ ही अनुच्छेद 79 के अनुसार संसद राष्ट्रपति और दोनों सदनों यानी कि राज्यसभा और लोकसभा से मिल करके बनेगी। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर थर्ड है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में कहा जा रहा है कि भारत में संसद मिल करके निर्मित होती है। भारत में संसद मिल करके निर्मित होती है, तो इसमें राष्ट्रपति से सही है, राज्यसभा से ये भी सही है, फिर उसके बाद लोकसभा से ये भी सही, उपराष्ट्रपति से नहीं। तो इसमें पहला, दूसरा, तीसरा सही है, तो ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है, इसमें दिया गया है कि भारतीय संसद के घटक हैं, तो राष्ट्रपति है, लोकसभा और राज्यसभा है। निम्नलिखित में से कौन संसद के अन्य भाग नहीं है, तो उपराष्ट्रपति ये जो कि संसद के अन्य भाग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है, तो 2 बार। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा, 2 बार। फिर उसके बाद आता है, इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है। अनुच्छेद 85 फर्स्ट के अनुसार संसद के प्रत्येक सदन के एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के बीच 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होगा। इस प्रकार एक वर्ष में कम से कम 2 बार संसद के प्रत्येक सदन की बैठक होना अनिवार्य है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5 है कि संसद के अधिकारों में सम्मिलित है। क्वेश्चन नंबर 5 का इसमें राइट आंसर क्या होगा, तो इसमें कौन सम्मिलित है, तो इसमें अध्यक्ष लोकसभा सम्मिलित है, उपाध्यक्ष लोकसभा सम्मिलित है, महासचिव लोकसभा सम्मिलित है, अध्यक्ष राज्यसभा के सम्मिलित है। तो चारों ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा, चारों ऑप्शन इसमें सही है। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि संविधान के अनुसार संसद के अधिकारियों में सम्मिलित हैं राज्यसभा का सभापति एवं उपसभापति अनुच्छेद 89, लोकसभा का अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष 93, संसद का सचिव अनुच्छेद 98। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6 है कि बिना अनुमति के कितने दिन संसद से अनुपस्थित रहने पर किसी सांसद को अयोग्य घोषित किया जा सकता है, तो 60 दिन। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा, 60 दिन। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि अनुच्छेद 101 4 के अनुसार संसद के किसी सदन एवं अनुच्छेद 190 4 के अनुसार राज्य विधानमंडल के किसी सदन के किसी सदस्य की सदस्यता तब सदन द्वारा समाप्त या उसका स्थान रिक्त होना घोषित किया जा सकता है जब वह 60 दिन की अवधि तक संसद यानी कि सदन की अनुज्ञा के बिना उसके सभी अधिवेशनों से अनुपस्थित रहा हो। परंतु 60 दिनों की अवधि की गणना करने में किसी ऐसे अवधि को हिसाब में नहीं लिया जाएगा जिसके दौरान सदन सत्रावसित या निरंतर 4 से अधिक दिनों के लिए स्थगित रहा है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7 है कि सर्वप्रथम एक सांसद या विधायक को इस आधार पर सदस्यता से अयोग्य घोषित किया गया है कि वह संसद की अनुमति के बिना उसकी 60 लगातार बैठकों में अनुपस्थित रहा हो। तो क्वेश्चन नंबर 7 का इसमें राइट आंसर होगा राज्यसभा का। राज्यसभा का ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा, राज्यसभा का। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि दिसंबर 2000 में पंजाब से निर्दलीय राज्यसभा सांसद बरजिंदर सिंह हमदर्द का इस आधार पर सदस्यता से अयोग्य घोषित किया गया था कि वह सदन की अनुमति के बिना उनकी लगातार 60 बैठकों में अनुपस्थित रहे थे। क्वेश्चन नंबर 8 है कि लाभ के पद का निर्णय कौन करेगा, तो लाभ के पद का निर्णय इसमें कौन करेगा, राष्ट्रपति एवं राज्यपाल करता है और संघीय संसद करता है। तो ए और बी इसमें दोनों ऑप्शन सही है, ए और बी इसमें दोनों ऑप्शन सही है। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है
कि कोई पद संसद अथवा विधानमंडलों के सदस्यों की निहरता हेतु लाभ का पद है अथवा नहीं है, इसका निर्णय अनुच्छेद 102 फर्स्ट क के अंतर्गत केंद्र में संसद तथा अनुच्छेद 151 फर्स्ट क के अंतर्गत राज्य में राज्य विधानमंडल करेगा। फिर उसके बाद विश्लेषण सेकंड में कहा जा रहा है कि कोई व्यक्ति जो संसद अथवा विधानमंडलों की सदस्यता से लाभ के पद पर निहर घोषित किया गया है, वह अपने लाभ के पद के कारण निहर अथवा नहीं का निर्णय है, इसका निर्णय है। इसमें केंद्र के अनुच्छेद 103 फर्स्ट के एवं सेकंड के अनुसार निर्वाचन आयोग की सलाह पर राष्ट्रपति करेगा तथा राज्यों में अनुच्छेद 192 फर्स्ट एवं सेकंड के अनुसार निर्वाचन आयोग की सलाह पर राज्यपाल करेगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 9 है कि निम्नलिखित में से कौन संसद सदस्यों का सामूहिक विशेषाधिकार नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का इसमें राइट आंसर क्या होगा? तो इसमें साक्षी के रूप में उपस्थित से स्वतंत्रता, ऑप्शन नंबर का सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि संसदीय विशेषाधिकार संसद के दोनों सदनों, उसकी समितियों तथा सदस्यों को प्राप्त विशिष्ट अधिकार, उन्मुक्तियां व छूट होते हैं। इन विशेषाधिकारों को दो वर्गों में बांटा जा सकता है। पहला है वे जो संसद के प्रत्येक सदन द्वारा सामूहिक रूप से प्रयोग किए जाते हैं। दूसरा वे जो व्यक्तिगत रूप से संसद के सदस्यों के द्वारा उपभोग होता है। संसद के प्रत्येक सदन द्वारा सामूहिक रूप से प्रयोग किए जाने वाले विशेषाधिकार निम्न है। इसमें कौन सा है? पहला है कि अपनी बहस और कार्यवाही के प्रकाशन को रोकने का विशेषाधिकार है। दूसरा है संसद से अपरिचितों को बाहर रखने तथा विशिष्ट विषयों पर चर्चा हेतु गुप्त बैठक करने का विशेषाधिकार है। तीसरा है अपनी स्वयं की प्रक्रिया व आंतरिक विषयों व्यवसायों के संचालन तथा उन्हें विनियमित करने का विशेषाधिकार है। फिर चौथा है सदन के सदस्य और साथ ही साथ बाहरी व्यक्तियों को भी भर्त्सना, चेतावनी या निलंबन, सदस्यों हेतु या निश्चित अवधि हेतु कारावास से सदन की अवमानना हेतु दंडित करने का विशेषाधिकार है। पांचवा है किसी सदस्य की गिरफ्तारी, निरोध, सजा, कारावास, रिहाई की तत्काल सूचना प्राप्त करने का विशेषाधिकार है। छठवां है संसदीय समितियों द्वारा जांच के प्रयोजन के लिए प्रासंगिक व्यक्तियों, पत्रों व अभिलेखों को बुलाने मांगने का विशेषाधिकार है। फिर उसके बाद सातवां है कि संसद की कार्यवाही की जांच के लिए अदालतों पर रोक लगाने का विशेषाधिकार है। और आठवां है सदन के परिसर में किसी सदस्य या अन्य व्यक्ति की गिरफ्तारी और कानूनी प्रक्रिया किए जाने से पूर्व पीठासीन अधिकारी की अनुमति के लिए किए जाने का विशेषाधिकार है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा जा रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायालय द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच करना प्रतिबंधित किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का इसमें राइट आंसर होगा अनुच्छेद 122। अनुच्छेद 122 ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा अनुच्छेद 122। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया कि संविधान के अनुच्छेद 122 में न्यायालय द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच न किए जाने का प्रावधान किया गया है। इस अनुच्छेद के खंड फर्स्ट के अनुसार संसद की किसी कार्यवाही की विधि मान्यता को प्रक्रिया की किसी अभिकथन अनियमितता के आधार पर प्रश्नगत नहीं किया जाएगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 11 है कि संसद द्वारा राज्य सूची के विषय के संबंध में कानून बना सकती है ये यदि राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित करती है। ऑप्शन नंबर का बी वाला राइट आंसर होगा यदि राज्यसभा ऐसा कानून पारित करती है। फिर उसके बाद आता है कि संविधान के अनुच्छेद 249 के तहत यदि राज्यसभा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से ऐसा प्रस्ताव पारित करे कि राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के किसी विषय पर संसद द्वारा कानून बनाना आवश्यक है तो संसद उस विषय पर कानून बना सकती है। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 250 के तहत राष्ट्रीय आपात की स्थिति में अनुच्छेद 252 के तहत 2 या 2 से अधिक राज्यों के अनुरोध पर उन राज्यों के लिए अनुच्छेद 253 के तहत अंतर्राष्ट्रीय समझौते के अनुपात के क्रम में राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा अनुच्छेद 352 के प्रवर्तन में होने की स्थिति में अनुच्छेद 353 के तहत अनुच्छेद 356 के अधीन राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू
रहने की अवस्था में अनुच्छेद 357 के तहत विधायी शक्तियों का प्रयोग में संसद द्वारा राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाया जा सकता है। फिर उसके बाद आता है कि संघीय संसद राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकती है। तो इसमें अंतर्राष्ट्रीय समझौते को प्रभावित बनाने हेतु सही है। संबंधित राज्यों की सहमति से ये भी सही है। राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू रहने की अवस्था में तो ये भी सही है। राष्ट्रीय हित में जब राज्यसभा 2/3 बहुमत से इसे हेतु प्रस्ताव पारित करे तो ये भी सही है। इसमें चारों ऑप्शन क्या हैं? सही है। फिर उसके बाद आता है, इसमें दिया गया है कि भारतीय संविधान के किसी अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौते को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। तो यह अनुच्छेद 253 के तहत। फिर उसके बाद आता है कि भारतीय संसद राज्य सूची के विषय में विधायन नहीं कर सकती है जब तक भारत का राष्ट्रपति उसे ऐसा करने का निर्देश न दे। ये जो कि क्या है? गलत है। राज्यसभा प्रस्ताव पारित करे कि ऐसा करना राष्ट्रीय हित में आवश्यक है, जो कि सही है। विधानसभा का अध्यक्ष यह प्रमाणित करे कि ऐसा विधायन आवश्यक है, तो ये भी गलत है। राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो, ये भी सही है। तो इसमें दूसरा और चौथा सही है। फिर उसके बाद आता है कि अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकती है। बिना किसी राज्य के सहमति से, बिना किसी राज्य के सहमति से कानून बना सकती है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 12 है कि संविधान की विषय वस्तु में नीचे दिए गए विषयों के अतिरिक्त विषयों पर कौन कानून बना सकता है? क्वेश्चन नंबर 12 का इसमें राइट आंसर होगा संसद। संसद ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा, संसद। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 248 अवशिष्ट विधायी शक्तियों के बारे में प्रावधान करता है। इसके अनुसार संसद को किसी ऐसे विषय के संबंध में जो समवर्ती सूची या राज्य सूची में प्रगड़ी उल्लेखित नहीं है, विधि बनाने की अन्य शक्तियां प्राप्त होती हैं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 13 है कि संसद में शून्यकाल का समय होता है। तो संसद में शून्यकाल का समय तो इसमें कौन सा होता है? तो इसमें सुबह 11 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दोपहर 12 बजे से अपराह्न 1 बजे तक। तो डी और सी इसमें दोनों ऑप्शन सही है। फिर उसके बाद आता है, इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि शून्यकाल यानी कि 0 हावर्स विशिष्ट भारतीय संसदीय व्यवहार है। लोकसभा के प्रश्नकाल के बाद समय शून्यकाल कहा जाता है, जिसकी अवधि सामान्यतः अधिकतम 1 घंटे हो सकती है, जिसे 0 हावर्स कहा जाता है। यह सामान्यतः दोपहर 12 से 1 बजे तक का समय होता है। पहले राज्यसभा में भी यही स्थिति थी, परंतु राज्यसभा में प्रश्नकाल को अवधि को 100 200 सॉरी 2014 में परिवर्तित कर दोपहर 12 बजे से 1 बजे कर दिया गया। तदनुसार अब राज्यसभा में सर्वप्रथम 11 बजे से दस्तावेज सदन के पटल पर रखे जाते हैं, जिसके बाद सभापति की अनुमति के साथ तत्काल आवश्यक जनहित के मुद्दे यानी कि शून्यकाल के तहत उठाए जाते हैं और फिर विशेष उल्लेख 12 बजे तक लिए जाते हैं। इस प्रकार अब राज्यसभा में शून्यकाल का समय प्रश्नकाल से पूर्व 11 बजे से दोपहर 12 बजे के बीच हो गया है, जबकि लोकसभा में यह पूर्ववत प्रश्नकाल के बाद दोपहर 12 बजे से अपराह्न 1 बजे के मध्य है। संसदीय प्रक्रिया में शून्यकाल शब्द औपचारिक मान्यता प्राप्त नहीं है। शून्यकाल में किसी तत्काल आवश्यक जनहित के मामले में उठाने के लिए संसदीय प्रतिदिन अध्यक्ष या सभापति को पूर्व सूचना देते हैं। किसी मामले को उठाने या न उठाने की अनुमति या मामले के क्रम का निर्णय अध्यक्ष या सभापति पर निर्भर करता है। इस दौरान सदन का कोई सदस्य अत्यंत महत्वपूर्ण विषयों से संबंधित प्रश्न मंत्रियों से पूछ सकता है और उत्तर देने को कह सकता है। फिर उसके बाद आता है कि शून्यकाल संसदीय व्यवस्था को किस देश की देन है? तो ये भारत की देन है। लोकसभा में शून्यकाल की अवधि सामान्यतः अधिक से अधिक कितनी हो सकती है? तो ये 1 घंटा हो सकता है। फिर उसके बाद आता है कि क्वेश्चन नंबर 14 है कि लोकसभा में किसी विधेयक पर आम बहस निम्नलिखित में से किस स्तर पर होती है? क्वेश्चन नंबर 14 का इसमें राइट आंसर होगा द्वितीय वाचन में। द्वितीय वाचन में ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा, द्वितीय वाचन में।
फिर उसके बाद आता है, इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि विधेयक को पुनः स्थापित करने का प्रक्रम उसका प्रथम वाचन होता है। द्वितीय वाचन में विधेयक पर विचार विमर्श होता है। सदन के सदस्य इसी स्तर पर आम बहस करते हैं। द्वितीय सदन में ही सदन के विधेयक को प्रवर समिति या दोनों सदनों की संयुक्त समिति को सौंप सकता है। द्वितीय वाचन में ही विधेयक पर खंडशः विचार भी होता है। प्रभारी सदस्य का यह प्रस्ताव किसी विधेयक या यथा संशोधित विधेयक पारित किया जाए, विधेयक का तृतीय वाचन कहलाता है। फिर उसके बाद आता है, क्वेश्चन नंबर 15 है कि संसद की संयुक्त बैठक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का इसमें राइट आंसर क्या होगा। तो इसमें पहला है कि अनुच्छेद 109 कुछ दशाओं में संसद की दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान करता है, जो कि क्या है, गलत है। दूसरे में है कि दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता स्पीकर करता है, ये सही है। तो केवल इसमें दूसरा वाला सही है, केवल दूसरा वाला सही है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा, केवल दूसरा वाला सही है। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि संविधान के अनुच्छेद 108 कुछ दशाओं में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 118 4 के अनुसार संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष यानी कि स्पीकर करता है। फिर उसके बाद आता है, इसमें दिया गया है कि संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों के अंतर्गत संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान करता है। तो 108 अनुच्छेद 108 में। फिर क्वेश्चन नंबर 16 है कि निम्नलिखित में से कौन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। क्वेश्चन नंबर 16 का इसमें राइट आंसर होगा लोकसभा का अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा, लोकसभा का अध्यक्ष। फिर उसके बाद आता है, इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 118 4 के अनुसार संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष यानी कि स्पीकर करता है। लोकसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति के संदर्भ में अनुच्छेद 118 थर्ड के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा कुछ नियम बनाए गए हैं। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में संयुक्त बैठक में लोकसभा का उपाध्यक्ष पीठासीन होगा। यदि वह भी अनुपस्थित हो तो राज्यसभा का उपसभापति अध्यक्षता करेगा। यदि वह भी अनुपस्थित होता है तो ऐसा व्यक्ति पीठासीन होगा जो बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा तय किया जाएगा। फिर उसके बाद आता है कि निम्नलिखित में से कौन संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता करने हेतु अधिकृत है। ये लोकसभा का अध्यक्ष, लोकसभा का अध्यक्ष। फिर उसके बाद आता है, क्वेश्चन नंबर 17 है कि संसद की संयुक्त बैठक के संदर्भ में इसमें बताना है कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है क्वेश्चन नंबर 17 में। तो इसमें दिया गया है, पहला है कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 109 में संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान करता है, जो कि गलत है। संविधान संशोधन विधेयक को पारित करने के लिए संसद की संयुक्त बैठक आहूत की जा सकती है, तो ये भी गलत है। तो दोनों ऑप्शन इसमें क्या है, गलत है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा, ना तो पहला ना ही दूसरा। ये जो कि यूपी पीसीएस प्री एग्जाम 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है। फिर उसके बाद आता है, इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 108 में है, न कि अनुच्छेद 109 में। अनुच्छेद 109 में धन विधेयक के संबंध विशेष प्रक्रिया से संबंधित है, अतः कथन फर्स्ट क्या था, गलत था। संविधान संशोधन विधेयक अनुच्छेद 368 के अधीन है। इसका संसद के प्रत्येक सदन में पृथक पृथक यानी कि अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना अनिवार्य है। इसके लिए दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है। ये भी कथन दो भी क्या था, गलत था। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है कि भारतीय संसद की दोनों सदनों की प्रथम संयुक्त बैठक हुई थी, ये हुआ था। तो ये दहेज उन्मूलन विधेयक के संबंध में ऑप्शन नंबर का फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है, इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि भारत में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान अनुच्छेद 118 में वर्णित है। संविधान के अनुच्छेद 108 में अनुसार दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन तब आयोजित होता है जब किसी साधारण विधि निर्माण विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने में दोनों सदनों में मतभेद हो। लोकसभा एवं राज्यसभा की प्रथम संयुक्त बैठक दहेज प्रतिषेध विधेयक 1959 पर 6 और 9 मई 1961 को आयोजित की गई थी। द्वितीय संयुक्त बैठक बैंकारी यानी कि बैंकिंग सेवा आयोग निरसन विधेयक 1977 पारित करने के लिए मई 1978
को आयोजित हुई थी। तृतीय संयुक्त बैठक 26 मार्च 2002 को आतंकवाद निरोधक विधेयक 2002 के संदर्भ में आयोजित किया गया था। फिर उसके बाद आता है कि निम्नलिखित में से किस पर गतिरोध दूर करने हेतु लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक हो सकती है? तो ये सामान्य विधेयक पर। फिर क्वेश्चन नंबर 19 है कि किस संविधान के किस प्रावधान में कहा गया है कि विधि के प्राधिकार के बिना न तो कोई कर लगाया जा सकता है और न ही एकत्रित किया जा सकता है? तो क्वेश्चन नंबर 19 का इसमें राइट आंसर होगा अनुच्छेद 265 में। अनुच्छेद 265 में ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा अनुच्छेद 265 में। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि संविधान के अनुच्छेद 265 में कहा गया है कि कोई कर विधि के प्राधिकार से ही अधिरोपित या संग्रहित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। अनुच्छेद 266 भारत और राज्यों की संचित निधियों एवं लोक लेखे। अनुच्छेद 300 संघ एवं राज्यों के नाम से वाद और कार्यवाहियों तथा अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन की प्रक्रिया से संबंधित है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 20 है कि भारत की संचित निधि से धन निर्गम पर किसका नियंत्रण है? क्वेश्चन नंबर 20 का इसमें राइट आंसर होगा ये होता है उपरोक्त में से किसी का नहीं। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा उपरोक्त में से किसी का नहीं। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266 के अनुसार भारत की संचित निधि भारत सरकार को प्राप्त सभी राजस्व उस सरकार द्वारा राज्य हुंडिया निर्गमित करके उधार द्वारा या अधिग्रिम अर्थोपाय द्वारा लिए गए सभी उधार और उधारों के प्रतिसंदाय में उस सरकार को प्राप्त सभी धनराशियों से मिलकर बनती है। यह संसद के नियंत्रणाधीन होता है। संचित निधि से कोई भी धन राशि तब तक निर्गत नहीं की जा सकती है जब तक संसद की अनुमति प्राप्त न कर ली जाए। इसीलिए बजट प्रावधानों के अनुरूप कार्यपालिका को संचित निधि से धन निकालने का अधिकार तभी प्राप्त होता है जब संसद अनुच्छेद 114 के तहत विनियोग अधिनियम के माध्यम से इसे हेतु अनुमानित प्रदान करती है। फिर क्वेश्चन नंबर 21 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत की संचित निधि से लिया जाने वाला अनिवार्य व्यय भार नहीं है? क्वेश्चन नंबर 21 का इसमें राइट आंसर होगा ये भारत के निर्वाचन आयोग के सदस्यों के वेतन और पेंशन। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि संविधान के अनुच्छेद 112 थर्ड के अनुसार भारत की संचित निधि पर भारित व्यय इस प्रकार है। इसमें क्या क्या है? इसमें पहला है कि राष्ट्रपति की उपलब्धियां और भत्ते तथा उसके पद से संबंधित अन्य व्यय। फिर दूसरा है कि राज्यसभा के सभापति और उपसभापति तथा लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते। तीसरा है कि ऐसे व्यक्ति भार जिनका दायित्व भारत सरकार पर है, जिनके अंतर्गत ब्याज निक्षेप निधि भार और मोचन भार तथा उधार लेने और ऋण सेवा तथा ऋण मोचन से संबंधित अन्य व्यय। फिर उसके बाद इसमें दिया गया है कि चौथा है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को या उनके संबंध में संदेह वेतन भत्ते और पेंशन। दूसरा इसमें है कि फेडरल न्यायालय के न्यायाधीशों को उसके संबंध में संदेह पेंशन। तीसरा है कि उस उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों या उसके संबंध में दी जाने वाली पेंशन जो भारत के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत किसी क्षेत्र के संबंध में अधिकारिता का प्रयोग करता हो या जो भारत डोमिनियन के राज्यपाल वाले प्रांत के अंतर्गत किसी क्षेत्र के संबंध में इस संविधान के प्रारंभ से पहले किसी भी समय आधिकारिक का प्रयोग करता था। फिर उसके बाद आता है पांचवा है कि भारत के नियंत्रक महालेखक परीक्षक को या उनके संबंध में संदेह वेतन भत्ते और पेंशन। फिर छठवां है किसी न्यायालय या मध्यमस्थ अधिकरण के निर्णय डिक्री या पंचाट की तुष्टि हेतु अपेक्षित राशियां। फिर उसके बाद सातवां है कि कोई अन्य व्यय जो इस संविधान द्वारा या संसद की विधि द्वारा इस प्रकार की भारित घोषित किया जाता है यथा अनुच्छेद 322 के तहत संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को संदेह वेतन व भत्ते और पेंशन। भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति के रूप में वेतन व भत्ते प्राप्त
करते हैं। फिर उसके बाद आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है? तो भारत के उपराष्ट्रपति के पद का वेतन और भत्ते। निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है? तो भारत के प्रधानमंत्री के वेतन और भत्ते। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 है कि निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आकस्मिकता निधि से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 22 किसमें राइट आंसर होगा 267। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा अनुच्छेद 267। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 267 फर्स्ट एक आकस्मिकता निधि की स्थापना का प्रावधान करता है। यह राष्ट्रपति के नियंत्रणाधीन होती है। इसका गठन किसी अत्यावश्यक आकस्मिक प्रकृति के व्यय हेतु किया गया है। ऐसे आकस्मिक व्यय का अनुच्छेद 115 या अनुच्छेद 116 के अधीन है। संसदीय विधि द्वारा प्राधिकृत किए जाने के लंबित रहने तक इस निधि में ऐसे व्यय की पूर्ति के लिए अग्रिमी धन देने हेतु यह निधि राष्ट्रपति के व्ययाधीन होती है। फिर उसके बाद आता है कि आकस्मिकता निधि को राष्ट्रपति कैसे व्यय कर सकता है? तो संसदीय स्वीकृति से पूर्व आकस्मिक व्यय की पूर्ति के लिए अग्रिम वेतन के रूप में। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 23 है कि धन विधेयक भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? तो ये किसमें किया गया है? तो ये अनुच्छेद 110 में। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा अनुच्छेद 110 में। इसमें अनुच्छेद 109 में धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया, अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है, अनुच्छेद 111 में विधेयकों पर अनुमति है, अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्त विवरण है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय धन विधेयक के उपबंध में सम्मिलित नहीं किया गया है? तो ये जुर्माने या अर्थदंड से संबंधित उपबंध है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा के तहत कर से संबंधित उपबंध, उधार लेने से संबंधित उपबंध तथा संचित निधि की एवं आकस्मिकता निधि की अभिरक्षा से संबंधित उपबंध तो शामिल हैं, परंतु जुर्माने अर्थदंड से संबंधित उपबंध इसमें शामिल नहीं है। अनुच्छेद 110 के खंड सेकंड के अनुसार कोई विधेयक केवल इस कारण धन विधेयक नहीं समझा जाएगा कि वह जुर्माने या अन्य अर्थदंड के अधिरोपण का उपबंध करता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 25 है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा, लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका विनिश्चय संविधान के अनुच्छेद 110 थर्ड के अनुसार लोकसभा का अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है और उसका विनिश्चय अंतिम होता है। अनुच्छेद 110 4 के अनुसार जब धन विधेयक राज्यसभा को परिभाषित किया जाता है, जब उसे अनुमानित के लिए राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, तब उसे लोकसभा का अध्यक्ष धन विधेयक के रूप में हस्ताक्षर सहित पृष्ठांकन कर प्रमाणित करता है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? तो आपको बताना इसमें से कौन सा एक कथन जो कि सही है। तो धन विधेयक लोकसभा में पुनः स्थापित किया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है इस संविधान के अनुच्छेद 109 फर्स्ट के अनुसार धन विधेयक राज्यसभा में पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता है। धन विधेयक लोकसभा में ही पुनः स्थापित प्रस्तुत किया जाता है। धन विधेयक लोकसभा द्वारा पारित किए जाने के पश्चात राज्यसभा को उसकी सिफारिशों के लिए पारित किया जाता है, जिसे राज्यसभा अधिकतम 14 दिन तक ही रोक सकती है। अनुच्छेद 109 5 के अनुसार यदि राज्यसभा धन विधेयक को 14 दिन की अवधि में नहीं लौटाती है तो उसे राज्यसभा द्वारा भी उसी रूप में पारित मान लिया जाता है जिसमें वह लोकसभा द्वारा पारित किया गया था। फिर उसके बाद आता है इसमें नोट्स में दिए गए हैं कि भारत के संविधान के अंतर्गत एक धन विधेयक को प्रस्तुत किया जाता है तो लोकसभा में किया जाता है। फिर उसके बाद आता है कि लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा पारित मान लिया जाएगा। यदि राज्यसभा द्वारा उस पर कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी तो वापस नहीं करती है, तो ये 14 दिन तक। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 27 है कि निम्नलिखित क्रियाविधियों में से कौन सी ऐसी धन विधेयक को अंगीकार
करा लेगी जो एक बार लोकसभा द्वारा पारित किया जा चुका हो किंतु राज्यसभा द्वारा संशोधित किया गया हो। तो क्वेश्चन नंबर 27 की इसमें राइट आंसर होगा। इसमें दिया है राष्ट्रपति को जाएगा, जो कि गलत है। लोकसभा की बैठक में भाग लेने वाले तथा मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित करना होगा, ये भी गलत है। फिर उसके बाद आता है कि दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाएगा, ये भी गलत है। यह पारित समझा जाएगा यदि लोकसभा इसे दोबारा संशोधन को स्वीकार अथवा अस्वीकार करते हुए पास कर दे। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है, इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि अनुच्छेद 109 के प्रावधानों के तहत धन विधेयक के संदर्भ में लोकसभा को अधिक विशिष्ट अधिकार प्राप्त है एवं राज्यसभा के अधिकार सीमित हैं। अतः यदि राज्यसभा ने लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक में किसी संशोधन हेतु सिफारिश की है तो लोकसभा इसे स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है और विधेयक को तदनुसार दोनों सदनों द्वारा पारित समझा जाएगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 है कि कोई विधेयक जिसमें केवल व्यय अंतर्विलित है और अनुच्छेद 110 में विनिर्दिष्ट कोई विषय उसमें सम्मिलित नहीं है, उसे क्या होगा? तो उसे संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा, संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ किया जा सकता है। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि कोई विधेयक जिसमें केवल व्यय अंतर्विलित हैं और अनुच्छेद 110 में विनिर्दिष्ट कोई विषय उसमें सम्मिलित नहीं है तो उसे संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ किया जा सकता है। इसे साधारण विधेयक की तरह प्रयोग किया जाता है। इसके लिए भी वही प्रक्रिया अपनाई जाती है जो साधारण विधेयक के लिए अपनाई जाती है। अनुच्छेद 117 थर्ड के अनुसार भारत की संचित निधि से व्यय करने से संबंधित उपबंध वाला विधेयक संसद के किसी सदन द्वारा जब तक पारित नहीं किया जाएगा तब तक ऐसे विधेयक पर विचार करने के लिए उस सदन से राष्ट्रपति ने सिफारिश नहीं की है। क्वेश्चन नंबर 29 है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शब्दावली भारत के संविधान में उल्लिखित नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा बजट। बजट ये जो कि भारत के संविधान में उल्लिखित नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा बजट। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि संविधान में बजट शब्द का उल्लेख कहीं नहीं है जबकि अनुच्छेद 112 के अंतर्गत वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन नंबर 30 है कि आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष संसद में प्रस्तुत किया जाता है, ये कब किया जाता है? ये आगामी वर्ष के बजट प्रस्तुतिकरण के पूर्व किया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है, इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि चालू वर्ष का आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष संसद की आगामी वर्ष के बजट की प्रस्तुतिकरण के पूर्व प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें चालू वर्ष में अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों की प्रगति एवं गतिविधियों के साथ राजकोषीय विवरण प्रस्तुत किया जाता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 31 है। क्वेश्चन नंबर 31 में कहा जा रहा है कि लेखा अनुदान संघ सरकार को अनुमति प्रदान करता है, तो कौन अनुमति प्रदान करता है? क्वेश्चन नंबर 31 का इसमें राइट आंसर होगा निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से धन निकालने के लिए। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है, इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि संविधान के अनुच्छेद 116 के तहत विनियोग विधेयक सामान्य अर्थों में बजट के समय सीमा के अंदर पारित न होने की स्थिति में जब संघ सरकार को धन की आवश्यकता होती है तो लोकसभा के लेखा अनुदान के माध्यम से वित्तीय वर्ष के एक भाग यानी कि निश्चित अवधि के अनुमानित व्यय हेतु अग्रिम अनुदान देने की शक्ति प्राप्त होता है तथा संसद को विधि द्वारा भारत की संचित निधि से उस अनुदान के लिए धन निकासी को अधिकृत करने की शक्ति प्राप्त होता है। फिर उसके बाद आता है कि संसद में लेखा के लिए वोट आवश्यक होता है, तो ये जब सामान्य बजट के समय सीमा के अंदर पारित होने की आशा नहीं होती है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 32 है कि सामान्य वित्तीय विधायन में चरण सम्मिलित है, तो कौन से चरण इसमें सम्मिलित है? तो इसमें बजट का प्रस्तुतिकरण सम्मिलित है, सही है। बजट पर चर्चा सम्मिलित है। फिर उसके बाद विनियोग विधेयक को पारित करना ये भी सम्मिलित है। लेखा अनुदान ये जो कि इसमें शामिल नहीं है। वित्तीय विधेयक को पारित करना ये भी इसमें शामिल है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, पांचवा इसमें शामिल है जबकि चौथा वाला इसमें शामिल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा, पहला, दूसरा,
तीसरा पांचवा इसमें क्या है, सही है। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि बजट प्रस्तुतिकरण, बजट पर चर्चा, विनियोग विधेयक को पारित करना तथा वित्त विधेयक को पारित करना सामान्य वित्तीय विधायन के चरण है, जबकि लेखानुदान, प्रत्यानुदान एवं अपवादानुदान अनुच्छेद 116 में शामिल नहीं है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 33 है कि संसद में विधायन प्रस्ताव की पहल करने से पहले भारत के राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है। तो क्वेश्चन नंबर 33 का इसमें राइट आंसर क्या होगा? तो इसमें एक नवीन राज्य के गठन से संबंधित विधेयक पर, जो कि सही है, ऐसे कराधान विधेयक जिसमें राज्य को हित निहित हो, ये भी सही है। फिर उसके बाद राज्यों की सीमाओं में फेरबदल करने के संबंधित विधेयक पर, ये भी सही है। धन विधेयक पर, ये भी सही है, जो कि संसद में विधान प्रस्ताव की पहल करने में भारत के राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक होती है। तो सभी ऑप्शन इसमें सही है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है कि प्रश्नगत सभी विकल्पों में प्रस्तुति विधायन प्रस्ताव संसद में प्रस्तुत करने से पूर्व राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक होता है। क्वेश्चन नंबर 34 है कि निम्न प्रस्ताव में से किसका संदर्भित संबंध संघीय बजट से है? तो क्वेश्चन नंबर 34 का इसमें राइट आंसर होगा कटौती प्रस्ताव का। कटौती प्रस्ताव का ऑप्शन नंबर सी वाला राइट आंसर होगा, कटौती प्रस्ताव का। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि निंदा प्रस्ताव सरकार की दोषपूर्ण नीतियों की आलोचना के लिए लाया जाता है। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव किसी आवश्यक सार्वजनिक महत्व के विषय पर संबंधित मंत्री का ध्यान आकृष्ट करने और उससे पद एवं सत्ता के अनुरूप औपचारिक कथन की प्राप्ति के लिए लाया जाता है। फिर उसके बाद आता है कटौती प्रस्ताव। इसमें बजट पेश होने पर अनुदान मांगे पर बहस करने के लोकसभा सदस्यों को धनराशि में वृद्धि का अधिकार नहीं है, वे मात्र कमी कर सकते हैं और ऐसा वे कटौती प्रस्ताव के द्वारा करते हैं, जो 3 प्रकार के होते हैं: नीति निर्मोदन कटौती, सांकेतिक कटौती और मित व्ययिता की कटौती। फिर उसके बाद आता है स्थगन प्रस्ताव। इसमें किसी अत्यावश्यक एवं अविलंबनीय सार्वजनिक महत्व के विषय पर लोकसभा के सदस्यों का ध्यान आकृष्ट करने हेतु सदन की सामान्य कार्यवाही को स्थगित कर उस विषय पर चर्चा हेतु लाया जाता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 35 है कि निम्नलिखित में से कौन सा इसमें सही सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 35 में इसमें बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। इसमें दिया गया है कि लेखा अनुदान, जो कि बजट मांगों को पूर्ण रूप से वित्तीय वर्ष के लिए पारित करना, ये जो कि इसमें क्या है, गलत है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि बजट प्रस्तुतिकरण एवं बजट मांगों के सदन से पारित होने के मध्य के समय में प्रशासनिक व्यय को पूरा करने हेतु लेखा अनुदान की मांग की जाती है। अन्य शब्दों में यह बजट पारित होने से पहले के प्रशासकीय व्यय हेतु आवश्यकता की पूर्ति हेतु एक अग्रिम मांग है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 36 है कि ध्यानाकर्षक सूचना के प्रावधान ने निम्नलिखित में से किसके क्षेत्र को सीमित किया है? तो क्वेश्चन नंबर 36 का इसमें राइट आंसर होगा स्थगन प्रस्ताव को। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा स्थगन प्रस्ताव को। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि ध्यानाकर्षक की संकल्पना भारत की देन है। यह आधुनिक संसदीय प्रक्रिया की एक नवीन संकल्पना है और इसमें प्रश्न तथा अनुपूरक प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें सदस्यों को अविलंबनीय लोक महत्व के विषय में सरकार की विफलता अथवा उसके द्वारा की गई अपर्याप्त कार्यवाही को सामने लाने का अवसर मिलता है। यह स्थगन प्रस्ताव के सदृश है, परंतु इसमें निंदा का पक्ष नहीं होता है, अतः इसने स्थगन प्रस्ताव के क्षेत्र को सीमित किया है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 37 है कि भारत की संसद किसके या किनके द्वारा मंत्रिपरिषद के कृत्यों के ऊपर नियंत्रण रखती है? तो क्वेश्चन नंबर 37 का इसमें राइट आंसर होगा ये स्थगन प्रस्ताव के प्रश्नकाल का भी, अनुपूरक प्रश्न का भी, तीनों ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा, तीनों ऑप्शन इसमें सही है।
फिर उसके बाद आता है, इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि भारत की संसद स्थगन प्रस्ताव प्रश्नकाल का अनुपूरक प्रश्न के द्वारा मंत्रिपरिषद के कृत्यों पर नियंत्रण रखती है, जिसे इस प्रकार समझा जा सकता है। इसमें स्थगन प्रस्ताव का उद्देश्य यह होता है कि वर्तमान अर्थात तत्कालीन संसदीय प्रक्रिया को रोक करके अविलंबनीय लोक महत्व के मुद्दे पर चर्चा की जाए। फिर उसके बाद आता है प्रश्नकाल, जो कि सामान्यतः लोकसभा की बैठक का पहला घंटा और राज्यसभा में दूसरा घंटा प्रश्नकाल का होता है। दोनों सदनों में प्रश्नकाल के दौरान 1 घंटे तक प्रश्न किए जाते हैं और उनके उत्तर दिए जाते हैं। फिर उसके बाद आता है अनुपूरक प्रश्न में इसमें संसद के प्रत्येक सदन में प्रश्न सामान्यतः मंत्रियों से पूछे जाते हैं और वे प्रश्न 3 श्रेणियों के होते हैं: तारांकित, अतारांकित एवं अल्प सूचना प्रश्न। निजी सदस्यों को संबोधित प्रश्न की एक पृथक श्रेणी है। तारांकित प्रश्नों का उत्तर सदन में मौखिक रूप से दिया जाता है तथा उत्तर के संतोषजनक न होने पर मुख्य प्रश्न से संबंधित अनुपूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 38 है कि सरकार लोकसभा के नियम 184 के अंतर्गत वाद विवाद पसंद नहीं करती है। तो इसमें कथन ए में कहा जा रहा है, तो जो कि ये क्या है, सही है। फिर उसके बाद आर में कहा जाए इस नियम में वाद विवाद के साथ साथ मतदान का भी प्रावधान है। तो ये भी इसमें क्या है, सही है। इसमें कथन ए भी सही है और कथन आर भी सही है, दोनों सही है और इसका एक्सप्लेनेशन भी सही है। तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। दोनों सही है और इसका एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है, नियम 184 के तहत जनहित के किसी मुद्दे पर लगाए गए प्रस्ताव पर लोकसभा में बहस के बाद मतदान होता है और यदि सरकार के पक्ष में कम मत पड़े तो सरकार गिरने के खतरा रहता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 39 है कि निम्नलिखित कथनों का परीक्षण करें और नीचे दिए गए सही उत्तर का चयन करना है। इसमें से कौन सा उत्तर सही है। क्वेश्चन नंबर 39 में इसमें दिया गया है पहले में कि संपत्ति का अधिकार अब मूलभूत अधिकार नहीं है, जो कि ये क्या है, सही है। दूसरा है कि राज्यसभा एक वित्तीय बिल को रोक सकती है, तो ये भी सही है। तीसरा है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन द्वारा धर्मनिरपेक्ष तथा लोकतांत्रिक शब्द बढ़ाया गया है, ये जो कि क्या है, गलत है। चौथा है कि संसद के दोनों सदनों में कोई विवाद लोकसभा अध्यक्ष की व्यवस्था के द्वारा सुलझाया जा सकता है, तो ये भी क्या है, गलत है। इसमें केवल पहला और दूसरा वाला सही है। तो केवल पहला दूसरा सही है, तो ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा, पहला दूसरा इसमें क्या है, सही है। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है, यदि कोई वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं है तो राज्यसभा इसे साधारण विधेयक की भांति रोक सकती है। यद्यपि यदि कोई वित्त विधेयक धन विधेयक है तो राज्यसभा इसे सत्र 14 दिनों तक रोक सकती है। अतः राज्यसभा वित्त विधेयक को रोक सकती है। फिर उसके बाद आता है कि 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में संप्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के स्थान पर संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य तथा राष्ट्र की एकता के स्थान पर राष्ट्र की एकता और अखंडता स्थापित किए गए हैं, क्योंकि लोकतंत्रात्मक शब्द मूल प्रस्तावना में ही शामिल था। फिर उसके बाद आता है कि संसद के दोनों सदनों में किसी असहमति की स्थिति में संयुक्त बैठक का प्रावधान है। यद्यपि ऐसा किसी विवाद को लोकसभा अध्यक्ष की व्यवस्था से सुलझाने से कोई प्रावधान नहीं है। 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा करके एक विधिक अधिकार अनुच्छेद 300 के तहत बना दिया गया है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 40 है कि भारतीय संसद की संप्रभुत्ता प्रतिबंधित है। क्वेश्चन नंबर 40 का इसमें राइट आंसर होगा कि न्यायिक समीक्षा से। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा, न्यायिक समीक्षा से। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि भारतीय संविधान के तहत संसद शीर्ष विधि निर्मात्री संस्था है तथा इसे व्यापक विधि निर्माण शक्ति प्राप्त है, तथापि यह शक्ति संवैधानिक सीमाओं के अधीन है और उसके द्वारा निर्मित विधि संविधान के मौलिक ढांचे का
अतिक्रमण न करे, इस हेतु सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय उसकी न्यायिक समीक्षा कर सकते हैं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 41 है कि भारतीय संसद का स्वर्ण जयंती समारोह मनाया गया था। ये कब मनाया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा 13/5/2002 को। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा 13/5/2002 को। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि 13 मई 2002 को भारतीय संसद की औपचारिक स्थापना प्रथम लोकसभा चुनाव के पश्चात 13 मई 1952 को प्रारंभ प्रथम अधिवेशन से 50 वर्ष पूर्व होने के उपलक्ष्य में भारतीय संसद का स्वर्ण जयंती समारोह मनाया गया था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 42 है कि वह कौन राष्ट्रवादी नेता था जो 1925 में केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष यानी कि स्पीकर चुना गया था। क्वेश्चन नंबर 42 का इसमें राइट आंसर होगा विट्ठल भाई पटेल। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा विट्ठल भाई पटेल। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया केंद्रीय विधानसभा सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष 1925 में राष्ट्रवादी नेता विट्ठल भाई पटेल को चुना गया था। फिर उसके बाद आता है नेक्स्ट टॉपिक है संसदीय समितियां। संसदीय समितियां नेक्स्ट टॉपिक है। इसमें क्वेश्चन नंबर पहला दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक सबसे बड़ी संसदीय समिति है। तो कौन सी सबसे बड़ी संसदीय समिति है? तो ये प्राक्कलन समिति जो कि सबसे बड़ी होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा प्राक्कलन समिति। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि पहला है कि लोकलेखा समिति। लोकलेखा समिति जो कि दोनों सदनों द्वारा निर्वाचित कुल 22 अधिकतम सदस्य इस समिति के सदस्य होते हैं, जिनमें 15 सदस्य लोकसभा से और अधिकतम 7 सदस्य राज्यसभा से आते हैं। यह समिति भारत सरकार के विनियोग लेखा और उन पर नियंत्रक तथा महालेखक परीक्षक के प्रतिवेदन की जांच करती है। इस समिति का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। फिर उसके बाद आता है प्राक्कलन समिति। इस समिति में सदस्यों की संख्या 30 होती है। इसके सदस्य केवल लोकसभा द्वारा निर्वाचित होते हैं। इसका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। प्राक्कलन समिति यह बताती है कि प्राक्कलनों में निहित नीति के अनुरूप क्या मितव्ययता बरती जा सकती है तथा संगठन कार्य कुशलता और प्रशासन में क्या क्या सुधार किए जा सकते हैं। फिर उसके बाद आता है तीसरा है सरकारी उपक्रम समिति। इस समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 लोकसभा और 7 राज्यसभा से होते हैं। इस समिति का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। यह समिति सरकारी उपक्रमों के प्रतिवेदनों और लेखाओं की जांच तथा यदि सरकारी उपक्रमों के संबंध में भारत के नियंत्रक व महालेखक परीक्षक की कोई रिपोर्ट हो तो उसकी जांच भी करती है। यह सरकारी उपक्रमों की स्वायत्तता और कार्यकुशलता के संदर्भ में भी जांच करती है। फिर उसके बाद आता है याचिका समिति। याचिका समिति ये जो कि याचिका समिति के सदस्यों की संख्या लोकसभा में 15 तथा राज्यसभा में 10 होती है। इसके सदस्य अध्यक्ष या सभापति द्वारा नाम निर्देशित होते हैं। इसका कार्यकाल सामान्यतः 1 वर्ष का होता है। तथापि पुनर्गठन किए जाने के यह समिति बनी रहती है। इस समिति का कार्य लोकसभा या राज्यसभा को प्रस्तुत की गई याचिकाओं पर विचार करना और प्रतिवेदन प्रस्तुत करना होता है। फिर उसके बाद आता है कि प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल होता है तो 1 वर्ष का होता है। भारतीय संसद की लोकलेखा समिति संवीक्षा करती है तो ये नियंत्रक व महालेखक परीक्षक के प्रतिवेदन की। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है कि संसद की अस्थायी समिति के सदस्यों को लोकसभा एवं राज्यसभा किस अनुपात में लिया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का इसमें राइट आंसर होगा ये लिया जाता है क्रमशः 2 और 1 के अनुपात में। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि संसदीय समितियों को मुख्यतः 2 भागों में विभाजित किया जाता है। पहली अस्थायी समिति एवं दूसरी तदर्थ समिति के नाम से जानी जाती है। सदन विशेष की अस्थायी समितियों तथा कुछ अपवाद स्वरूप कुछ विशिष्ट समितियों यथा प्राक्कलन समिति को छोड़ करके संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिल करके बनने वाली सभी अस्थायी समितियों में लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्यों का अनुपात लगभग क्रमशः 2 और 1 का होता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 3 है कि लोक लेखा समिति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें बताना है कौन सा कथन सही है क्वेश्चन नंबर 3 में। तो इसमें पहला दिया गया है कि लोकलेखा समिति अपनी रिपोर्ट को लोकसभा को सौंपती है, जो कि ये क्या है
सही है। दूसरा है कि लोकलेखा समिति में राज्यसभा के 15 सदस्य होते हैं, ये गलत है। तो इसमें केवल पहला वाला सही है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा, केवल पहला वाला सही है। ये यूपी पीसीएस प्री एग्जाम 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि लोकलेखा समिति यानी कि पीएससी भी इसे कहा जाता है, पब्लिक अकाउंट्स कमीशन कहा जाता है, अपनी रिपोर्ट लोकलेखा के अध्यक्ष यानी कि स्पीकर को सौंपती है, जो उसे लोकसभा में प्रस्तुत करता है और उसकी प्रति राज्यसभा के पटल पर रखी जाती है। दूसरा गलत है, क्योंकि पीएससी का गठन हर वर्ष अधिकतम इसमें 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से 15 सदस्य लोकसभा से और 7 अधिकतम राज्यसभा से चुने जाते हैं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4 है कि लोकलेखा समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। लोकलेखा समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है, तो ये लोकसभा में, ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा, लोकसभा में। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया कि लोकलेखा समिति पब्लिक अकाउंट्स कमेटी लोक व्ययों पर नियंत्रण रखने वाली एक संसदीय समिति है। इसमें लोकसभा के 15 और राज्यसभा के 7 सदस्य समेत कुल 22 सदस्य होते हैं। इसका उद्देश्य लोक व्यय के दुरुपयोग एवं अनियमितताओं को सदन में समक्ष उजागर करना होता है। यह उन लोक प्राधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की भी सिफारिश करती है जो व्यय के दुरुपयोग हेतु उत्तरदायी पाए जाते हैं। यह समिति सरकार के विनियोग तथा वित्त लेखाओं की जांच करती है और नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक की रिपोर्ट को आधार मान करके लोक व्ययों की प्रति परीक्षण करती है। सामान्यतः विपक्ष के लोकसभा सदस्य को इसका अध्यक्ष नियुक्त किए जाने की प्रथा है। लोकलेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा के स्पीकर के द्वारा की जाती है। लोकलेखा समिति के द्वारा अपनी रिपोर्ट लोकसभा के स्पीकर को ही प्रस्तुत की जाती है, जो उसे सदन के पटल पर रखवाते हैं। फिर उसके बाद आता है कि लोकलेखा समिति में निम्न सदस्य होते हैं, जिसमें लोकसभा में 15 और राज्यसभा में 7 सदस्य, कुल 22 सदस्य इसमें होते हैं। भारतीय संसद की लोकलेखा समिति के अध्यक्ष कौन मनोनीत करता है? तो ये लोकसभा के अध्यक्ष मनोनीत करता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5 है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कराना है। क्वेश्चन नंबर 5 में इसमें दिया गया है कि लोकलेखा समिति ये जो कि वित्तीय समिति है, तीसरा सही है। याचिका समिति ये कार्यकारी समिति है, चौथा सही है। स्टॉक बाजार स्कैम संयुक्त समिति ये जो कि कैसा है, तदर्थ समिति, इसका पहला सही है। और विभागीय समितियां ये जो कि स्टैंडिंग समिति, इसका दूसरा सही है। तो ए का इसमें तीसरा, बी का चौथा, सी का पहला और डी का इसमें दूसरा वाला सही है। तो डी का दूसरा वाला सही है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि लोकलेखा समिति जो कि वित्तीय समिति है, याचिका समिति ये कार्यकारी समिति है, स्टॉक बाजार स्कैम संयुक्त समिति ये तदर्थ समिति है, और विभागीय समिति ये जो कि स्टैंडिंग समिति है। याचिका समिति अन्य संसदीय स्थायी समिति के रूप में वर्गीकृत होती है। इसे कार्यकारी समिति के रूप में सुमेलित किया गया है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6 है कि राज्यसभा के सदस्यों को से संबंध नहीं किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का इसमें राइट आंसर होगा। इसमें दिया गया कि पब्लिक अकाउंट कमेटी से, जो कि ये क्या है, सही है। एस्टीमेंट्स कमेटी से ये जो कि क्या है, गलत है। सार्वजनिक उद्यम कमेटी से ये सही है, तो इसमें दूसरा वाला क्या है, सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा, केवल इसमें दूसरा वाला क्या है, सही नहीं है। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि प्राक्कलन या आकलन कमेटी के सभी 30 सदस्य लोकसभा के लिए जाते हैं तथा इसमें राज्यसभा के सदस्यों को संबद्ध नहीं किया जाता है, जबकि लोकलेखा पब्लिक अकाउंट्स कमेटी और सार्वजनिक उद्यमों की कमेटी दोनों 15 सदस्य लोकसभा से और 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। सरकारी अवशासनों पर अस्थायी समिति दोनों सदनों में पृथक रूप से गठित होते हैं, जिसमें लोकसभा की समिति 15 सदस्य तथा राज्यसभा की समिति 10 सदस्य होते हैं। फिर उसके बाद आता है
इसमें दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है, तो ये आकलन समिति में। प्राक्कलन समिति संसद के किस सदन के सदस्य से गठित की जाती है, तो ये लोकसभा के सदस्यों से, लोकसभा के सदस्यों से। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7 है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संसद की वित्तीय समितियां हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का इसमें राइट आंसर क्या होगा, तो इसमें दिया गया है कि सार्वजनिक लेखा समिति की, जो कि सही है, प्राक्कलन समिति का ये भी सही है, सार्वजनिक उपक्रम समिति का ये भी सही है। तो तीनों ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। तीनों ऑप्शन इसमें सही है। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं जो 1 वर्ष के लिए कार्य करते हैं। लोक यानी कि सार्वजनिक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, इसमें से 15 लोकसभा के और 7 राज्यसभा से, जो 1 वर्ष के लिए कार्य करते हैं। लोक यानी कि सार्वजनिक उपक्रम समिति में 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से, जो 1 वर्ष के लिए कार्य करते हैं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 8 है कि निम्नलिखित में से कौन से संसद की अस्थायी समिति नहीं है, तो इसका कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। तो आइए देखते हैं, इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि संसदीय समितियां 2 प्रकार की होती हैं, अस्थायी समितियां और तदर्थ समिति। अस्थायी समितियों में 3 मुख्य वित्तीय समितियां हैं, इसमें आकलन समिति, लोक लेखा समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति। अन्य अस्थायी समितियों में जांच समिति, संवीक्षण समिति, सदन के दिन प्रतिदिन की कार्यवाही से संबंधित समिति, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण पर समिति, सदस्यों की सुविधाओं के प्रावधानों से संबंधित समिति आदि शामिल हैं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 9 है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक की ऑडिट रिपोर्ट का परीक्षण करती है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का इसमें राइट आंसर होगा लोक उपक्रम समिति और लोक लेखा समिति। तो ए और सी इसमें दोनों ऑप्शन सही है, तो इसका राइट आंसर होगा ए और सी, दोनों ऑप्शन इसमें सही है। फिर उसके बाद आता है, इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि भारतीय संसद की लोक लेखा समिति पब्लिक अकाउंट्स कमेटी भारत सरकार के विनियोग तथा वित्तीय लेखाओं की जांच करती है तथा उस पर भारत के नियंत्रक महालेखक परीक्षक की ऑडिट रिपोर्ट का परीक्षण करती है। इसके अतिरिक्त संसद की लोक उपक्रम समिति सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के संदर्भ में नियंत्रक महालेखक परीक्षक की ऑडिट रिपोर्टिंग का परीक्षण करती है। इस आधार पर इसमें ए और सी दोनों ऑप्शन क्या थे, सही थे। तो आज के लिए बस इतना ही, इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद।